यो व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल रोमियो AW फाउंडेशन चैनल, जहाँ पे हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं अपने फिजिक्स के लेक्चर्स को। भाई तो दोबारा से स्वागत है आपका हमारे इस सीरीज़ में भाई। तो फटाफट से सबसे पहले तो यार वीडियो में इंटर कर रहे हो तो अपना अटेंडेंस लगा दो लाइक करके, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई क्या कर रहे हो, यहाँ से निकल जाओ सीधा। सब्सक्राइब कैसे करना है यार, पता ही होगा, क्लिक कर दो फटाफट से लाल वाले बटन पे। अभी तो फिलहाल उसका कलर ही चेंज हो गया है, उस पर क्लिक करना, देखना मैजिक होता है। ठीक है भाई, तो हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। बाकी जो पहला लेक्चर था उसमें काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स थी, मतलब प्रॉब्लम्स मेरे एक्सप्लेनेशन में नहीं थी, प्रॉब्लम थी कि भाई थोड़ा बहुत लैग कर रहा था और कुछ चीज़ें अच्छे से नहीं लिखा पा रही थी वहाँ पे, लेकिन फिर भी मैंने बहुत अच्छे से उसको बताया और चीज़ें समझ में आई क्योंकि मैंने पहला वीडियो देखा। तो उन सबको मैंने आज फिक्स कर दिया है, तो अभी इसमें सब कुछ अच्छे से दिखने वाला है। और अगर कोई बड़ा डिफिनीशन होगा, जैसे बड़ा डिफिनीशन आता ही है, तो उसको मैं जैसे कि अपने डियर सर के लेक्चर्स को देखा होगा ना, जैसे कि वो पढ़ाते हैं तो बोर्ड पे कुछ चीज़ें अगर ब्लर हो जाती है गलती से कैमरे में, तो उसको मतलब ऐसे टेक्स्ट करके दिखा देते हैं। तो वैसे ही मैं भी करने वाला हूँ, जिससे कि आपको चीज़ें क्लियर होंगी। तो भाई हमारी जो फिजिक्स है वो पूरे के पूरे डिटेल में है, और ये फिजिक्स आपको पूरे के पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगी भाई। बाकी मैं यही सोच रहा हूँ यार कि अभी फ़िलहाल देखो यार, प्रॉब्लम ये है ना भाई कि इसको मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि अगर देखो मुझे इतना तो पता है कि अभी मैंने इसको स्टार्ट किया है, तो अभी तो फ़िलहाल इसको कोई देखेगा नहीं क्योंकि एकदम बेसिक है। और इसको मैं पता है कब तक ख़त्म कर दूंगा, इसको मार्च के एंडिंग तक ख़त्म कर दूंगा भाई। मैं इसको 2023 में स्टार्ट किया भाई अक्टूबर में, और मार्च एंड तक ख़त्म हो जाएगा पूरा का पूरा सिलेबस, या फिर अप्रैल 15 तक। अप्रैल 15 से मैं एक न्यू एकदम शुरुआत से हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 12 का भाई। देखो अभी तो फिलहाल मैं ये 2023 में रिकॉर्ड कर रहा हूँ अक्टूबर के महीने में, लेकिन इसको 2024, 25, 26 कभी कभी कोई भाई कोई सा भी स्टूडेंट देख सकता है। मैं इसको इतना डिटेल में और अच्छे से बता रहा हूँ भाई। फिर इसके बाद ट्वेल्थ की जो अपनी स्टार्ट होगी भाई, ट्वेल्थ का सेशन अपना एकदम टाइम टू टाइम स्टार्ट हो जाएगा, और ट्वेल्थ के सेशन को हम लोग लगभग एंड कर देंगे दिसंबर। लेकिन वो बात ट्वेल्थ की है, लेकिन फिलहाल अपने इसी को ही कंटिन्यू करते हैं अभी बिना किसी देरी के। तो फिजिक्स की बात चल रही थी भाई अपनी, देखना भाई फटाफट से सब्सक्राइब कर दो यार। एडमिशन कैसे होता है पता है ना, सब्सक्राइब करके। फिजिक्स हो रहा है भाई, और ये जो फिजिक्स है भाई क्लास 11th की फिजिक्स होने वाली है, और ये नीट और IIT के लिए 100% सफिशियंट है, इस बात की गारंटी मेरी है भाई। और हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स कंटिन्यू कर रहे हैं, और बेसिक मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 2 है हमारा। ठीक है भाई, बेसिक मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 2, और आज का TOC में हमारा है ट्रिग्नोमेट्री। और आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री में, लेकिन उससे पहले हम लोग करेंगे रिवीजन भाई। बिना किसी देरी का फटाफट से रिवीजन की स्टार्ट कर देते हैं हम लोग। देख रहे हो भाई कैसा लिख रहा है, एकदम मस्त सा। रिवीजन में सबसे पहले हमने कल देखा था एंगल्स के बारे में, तो फटाफट से बकैती कम करो भाई और शुरू करते हैं भाई। एंगल, एंगल की कहानी में हमने देखा था एंगल हमारे पास दो टाइप की होती है। एक होती है एल्जेब्रिक एंगल, एल्जेब्रिक एंगल, ओके। और जो सेकंड होती है वो होती है हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल। अगर कोई ऐसा है भाई कि वो सोच रहा है कि यहीं से स्टार्ट करे तो कर सकता है ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल। बाकी यूनिट कन्वर्जन आना चाहिए भाई। ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल एक एल्जेब्रिक एंगल होता है, दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल होता है। एल्जेब्रिक एंगल बोले तो एल्जेब्रिक एंगल को हम प्रैक्टिकल यूनिट बोलते हैं, प्रैक्टिकल यूनिट, प्रैक्टिकल यूनिट। ऐसा क्यों, क्योंकि प्रैक्टिकल यूनिट या फिर इसे इसलिए बोलते हैं ना क्योंकि इसे हम जनरली यूज़ करते हैं, बट इंटरनेशनल लेवल पे हम लोग डिग्री को यूज़ नहीं कर सकते। एल्जेब्रिक एंगल का मतलब क्या होता है, 30 डिग्री, डिग्री 45 डिग्री। तो ये जो डिग्री है ना, ये हमारे प्रैक्टिकल यूनिट है, और इस डिग्री को हम लोग बस अपने मतलब ऐसे जनरली यूज़ करते हैं पढ़ने वढ़ने के लिए। बाकी अगर इंडिया से बाहर जाओगे, तो मैंने एक बेस्ट एग्जांपल दिया था ना कि अगर कोई इंडिया वालों ने डील किया रसिया वालों के साथ, कोई वेपन मंगवाया है, जैसे कि मान लो कोई टैंक मंगवाया है, कोई तोप मंगवाया है। अब वो तोप का मैनुअल देंगे वो लोग कि इतनी डिग्री पे चलाओगे तो वो होगा, लेकिन वहाँ पे डिग्री नहीं लिखा होगा, वहाँ पे रेडियन लिखा होगा। रेडियन इसलिए लिखा होगा क्योंकि रेडियन हमारी SI यूनिट होती है। ठीक है सर, तो ये हो गई हमारी अलजेब्रिक एंगल। अब ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल क्या होती है सर, ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल बोलो या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बोलो, तो बेसिकली हमारे 6 होते हैं। इसके बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो इसका मैंने एग्जांपल दिया था साइन 30 हो गया हमारा एग्जांपल, साइन 30 डिग्री। और भी एग्जांपल है जैसे cos 45 डिग्री। तो ये सब हमारे एग्जांपल हो जाएंगे किसके भाई,
ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल के। और आगे बात करें तो हमने कुछ एंगल का फॉर्मूला दिया था भाई आपको कि एंगल कैसे फाइंड करते हैं। एंगल फाइंड करने का बेसिक सा फॉर्मूला एक है, वो क्या बेसिक सा फॉर्मूला है फटाफट से देख लेते हैं हम लोग। तो सर मैंने ये बताया था कि ये हमारी एक सर्कल हो गई, सर्कल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। ओके हाँ, ये हमारी सर्कल हो गई सर। अभी सर्कल को मान लो ये हमारी सर्कल की सेंटर हो गई, सेंटर थोड़ा अच्छे से बनाते हैं, ये हो गई सेंटर। सेंटर से सर्कल तक की बाउंड्री को जो लाइन जोड़ती है उसे हम रेडियस बोलते हैं, राइट, उसे हम रेडियस बोलते हैं। और तुम्हें ये बात पता है अगर सर्कल के सेंटर से अगर कितनी भी लाइनें निकल जाएं सर्कल की बाउंड्री तक, वो सारी की सारी क्या होंगी सर, रेडियस ही होंगी। जैसे ये क्या होंगी, रेडियस ही होंगी, रेडियस है, सारी सारी रेडियस है, सारी की सारी रेडियस है, सारी की सारी रेडियस है, सब रेडियस है। और जो इनका एंगल होता है वो भी क्या होता है, सेम होता है, इनका एंगल भी सेम होता है सर। आई एम सॉरी, एंगल मैंने बोला, आई एम रियली सॉरी, एंगल नहीं सेम होता है, सबका एंगल अलग अलग होगा। इनका डिस्टेंस सेम होता है। अगर ये 5 मीटर की, 5 मीटर लें, मान लो अगर ये 2 सेंटीमीटर है ना, ये 2 सेंटीमीटर है, तो ये वाली जो रेडियस है ये भी 2 सेंटीमीटर ही होगी, ये वाली रेडियस भी 2 सेंटीमीटर ही होगी। मतलब जो इनका लेंथ होगा वो सेम होगा, एंगल नहीं सेम होगा। सॉरी, रियली सॉरी भाई, ठीक है। उसके बाद मैंने ये बताया था कि ये कोई पॉइंट ओ है, ये कोई पॉइंट ओ है, और यहाँ पे कोई एंगल बनता है सर, उसे हम बोलते हैं एंगल थीटा। और ये जो ओ, ये दोनों के दोनों ही क्या है सर, रेडियस है, ये दोनों की दोनों ही रेडियस है। और ये कट कर रही है सर्कल को 2 पॉइंट पे, मान लो ये ए पॉइंट पे कट कर रही है और ये बी पॉइंट पे कट कर रही है सर। और ये वाला जो एरिया होता है सर, इसको हम क्या बोल देते हैं, इसको हम बोल देते हैं आर्क लेंथ। इसे हम आर्क लेंथ बोलते हैं। लेंथ क्यों, क्योंकि ये लेंथ ही तो है, सर्कल की लेंथ है, इसीलिए हम इसे आर्क लेंथ बोलते हैं सर, ठीक है। इतनी चीज़ें मैंने बताई थी। और फिर कोई पूछ दे भैया यहाँ पे ये जो एंगल है ये एंगल होता क्या है, मतलब एंगल को फाइंड कैसे करोगे, तो एंगल का मैंने फॉर्मूला बताया था। क्या एंगल का फॉर्मूला क्या बताया था, एंगल इज इक्वल टू व्हाट, आर्क, आर्क बाई रेडियस। इससे हम एंगल को फाइंड कर सकते हैं। और साथ में मैंने एक और चीज़ बताया था, अगर कभी भी किसी भी चीज़ को फाइंड कर रहे हैं तो उसका एसआई यूनिट हम लोग जरूर लिखते हैं। तो एंगल की एसआई यूनिट क्या होती है सर, रेडियन होती है। एंगल की एसआई यूनिट होती है सर रेडियन। वहीं अगर कोई पूछ दे आर्क का क्या होता है, व्हाट इज आर्क, तो आर्क का बेसिक सा फॉर्मूला कुछ नहीं, इस रेडियस को एंगल से जाके मल्टीप्लाई कर दो, यानी आर्क इज इक्वल टू व्हाट, एंगल इनटू रेडियस। इतनी सी चीज़ें क्लियर है भाई, मैंने इतनी सारी चीज़ें बताई थी। और यूनिट कन्वर्जन बताया था जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। यूनिट कन्वर्जन की मैंने शुरुआत कहाँ से की थी, सबसे पहले मैंने ये बताया था कि जो 360 डिग्री होता है वो बराबर होता है किसके, 2 पाई रेडियन के। वो मैंने प्रूव करके बताया था, ठीक है भाई, वो मैंने क्या करके बताया था, प्रूव करके बताया था। अगर किसी को चाहते हो कि मैं इसको बताऊं तो जाके पुराना लेक्चर देखो यार, अभी ये कोई बात नहीं हुआ भाई, उसमें टाइम लग जाएगा। 2 पाई हमारा बराबर होता है किसको, 360 डिग्री के। 2 पाई बराबर होता है किसके, 360 डिग्री के। ये चीज़ें मैंने बताई थी, राइट, ये चीज़ें। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, और ये दोनों के दोनों ही एंगल है पूरे के पूरे एक सर्कल का, पूरे के पूरे एक सर्कल का एंगल है। का क्या मतलब है, जैसे कि मान लो ये हमारी एक सर्कल है, ये इसकी रेडियस है, ये इसकी रेडियस है, और यहाँ भी एंगल बन रहा है कितना, 360, ये एंगल बन रहा है कितना, 360। बट एक ट्विस्ट की बात बताऊँ, ये जो 360 है वो डिग्री में है, लेकिन वहीं कोई पूछ दे कि इसकी यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो रेडियन में कितना होगा, तो रेडियन में 2 पाई होगा, रेडियन में कितना होगा, 2 पाई होगा। इसका मतलब ये दोनों को दोनों सेम ही है, बस इनका क्या है, वो चेंज अलग अलग है, वो क्या बोलते हैं, यूनिट अलग अलग है इनका बस। 2 पाई रेडियन में है, 360 हमारा डिग्री में है। वहीं पे अगर कोई कह दे भाई कि रेडियन से डिग्री में जाने के लिए दे दे और डिग्री से रेडियन में जाने के लिए दे दे, तो फिर क्या होगा, उसके लिए भी मैंने 2 फॉर्मूले बताए थे। सबसे पहले फॉर्मूला हमारा रेडियन के लिए था कि अगर कोई चीज़ रेडियन में दी हुई हो उसे हमें डिग्री में कन्वर्ट करना है तो क्या करना होगा, उसके लिए मैंने बताया था सर 1 रेडियन वो किसके बराबर होता है, हमारे 180 डिग्री बाई पाई के बराबर होता है। 180 डिग्री बाई पाई के बराबर होता है मेरा 1 रेडियन, ठीक है सर। ये क्या है, रेडियन है, रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला।
रेडियन से डिग्री में रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए ये हमारा फॉर्मूला होता है कि 180 डिग्री से 180 डिग्री बाई पाई से मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, जितना भी रेडियन दिया हो तो हमारा वो डिग्री में कन्वर्ट हो जाता है सर, ठीक है। बाकी ये डिग्री का ये जो साइन है वो कैलकुलेशन में इसका कोई वो नहीं रहता है, बस उसको उठा के आंसर में चिपका देना होता है, वो मैंने कल बताया था कैसे। और फिर नेक्स्ट वो अभी दे दे डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए, तो क्या करेंगे, उसके लिए भी मैंने फॉर्मूला दिया था सर। अगर आपको दे दे डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए तो हम क्या करेंगे, डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए मैंने एक फॉर्मूला बता रखा था, और वो फॉर्मूला ये था 1 डिग्री इज इक्वल टू वॉट, फटाफट से कमेंट बॉक्स में छाप दो, पाई बाई 180, पाई बाई 180 रेडियन। तो ये कुछ तरीके थे, ये कुछ फॉर्मूले थे हमारे। बेसिकली अगर मान लो कोई चीज़ रेडियन में दिया हो, उसे बोल रहा है डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो सिंपल हमें इससे मल्टीप्लाई कर देना है। और कोई चीज़ क्या हो, कोई चीज़ हमें डिग्री में गिवन हो और रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो सिंपल हमें इससे मल्टीप्लाई कर देना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि एक एक एग्जाम्पल लेंगे, ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं लेंगे। रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना है, मतलब कोई वैल्यू हमें रेडियन में दी हुई है, उसे डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो मैं एक वैल्यू ले लेता हूँ पाई बाई 4। इसके एग्जाम्पल की हम लोग बात कर रहे हैं, तो क्या लेते हैं, मैंने क्या बोला था यार, पाई बाई 4। अब बताओ पाई बाई 4 रेडियन में है कि डिग्री में है, सिंपल देखी के पता लग रहा है रेडियन में है, ठीक है। यहाँ पे लिखा होगा भाई आर एडी लिखा होगा, ठीक है, आर एडी लिखा होगा, मैं लिख नहीं रहा हूँ। उसको कन्वर्ट करना है किसमें, डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे हम लोग, सिंपल 180 डिग्री बाई पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे। 180 डिग्री बाई पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने से पहले ये मत सोचना कि इतना हार्ड कैलकुलेशन, अरे पहले कर तो सही भाई। ये पाई ना अपने आप ही कट जाएगा, तुम काटोगे नहीं, ये पाई खुद से कट जाएगा भाई। ये पाई से पाई कट गया, खत्म भाई। कुछ बचा क्या, कुछ नहीं बचा यार। अब बताओ यार 180 को 4 से डिवाइड नहीं कर दोगे, क्या प्रॉब्लम है, डिवाइड करने में कोई प्रॉब्लम है भाई, हैं। 4 टाइम्स में कितनी कितनी बार में जाता है, और फिर 5 टाइम्स में, तो 4 से 180 कितनी टाइम्स में जाएगा, 45 टाइम्स में जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 45 डिग्री। ये आ गया भाई आंसर। बस हमें ऐसे ही रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना है। वैसे ही अगर डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है तो हम 45 डिग्री को ही ले लेते हैं, या फिर चलो 90 डिग्री को ले लेते हैं भाई। मान लो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है 90 डिग्री, 90 डिग्री, और 90 डिग्री को हमें कन्वर्ट करना है किसमें, रेडियन में, तो पाई बाई 180 से सिंपल मल्टीप्लाई कर दो, कुछ नहीं करना है, पाई बाई 180। अब 90 से 180 कितनी टाइम्स में कटता है, बहुत ईजी है, 9 9 18 2 टाइम्स में कटेगा भाई। अगर ऐसे भाई तुमको हार्ड कैलकुलेशन नहीं आता ना, तो कैलकुलेशन को ईजी बनाओ, कैलकुलेशन को ईजी बनाओ। जैसे 0 से 0 को काट दो, अब 9 से 18 2 टाइम्स में कट जाएगा, ये आ गया भाई, सिंपल। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, पाई बाई 2। तो कुछ ऐसे हमने बताया था, और कुछ इंपॉर्टेंट मैंने बता रखा था कि भाई इन चीज़ों को याद कर लेना। बाकी एग्जाम में इसको निकालने तो नहीं बैठोगे कि भाई रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 180 डिग्री बाई पाई से मल्टीप्लाई करते हैं फिर निकालते हैं, नहीं। तुमको सीधा रटना पड़ेगा। रटने का सिंपल सा एक ही ट्रिक है कि उसको कॉपी पे नोट कर लो, और भाई कम से कम 365 दिन में 200 बार तो अपनी कॉपी खोलोगे ही। और खोल रहे हो तो बस एक बार देख लेना। कैसे देखोगे, ऐसे देखना, जैसे 45 डिग्री को अगर रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, ऐसे देखना, कुछ मत देखना। तुमको समझ में तो आता है ना भाई, डिग्री में मतलब हमेशा डिग्री लगा रहेगा, और अगर डिग्री नहीं लगा है इसका मतलब रेडियन में, अगर उसके साथ पाई है तो रेडियन में है, ऐसे समझो यार। 90 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 2, 90 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 2, 90 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 2। अब 90 डिग्री क्या है, डिग्री में है, पाई बाई 2 रेडियन में होगा। 11th में आ गया यार, कॉमन सेंस भी लगाना सीखो भाई। तो ये सारी चीज़ें मैंने बताई थी, और बाकी आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं अपने फिर से सब सारी चीज़ों को आगे बढ़ाने वाले हैं। तो फटाफट से आगे बढ़ाते हैं हम लोग ट्रिग्नोमेट्री को भाई। जिसका साथ छोड़ा था वही यहाँ आ गया भाई। बताओ भाई, ट्रिग्नोमेट्री की शुरुआत हम लोग कर रहे हैं। बेसिक ट्रिग्नोमेट्री में देखो हम लोग बात करते हैं किसकी, राइट एंगल ट्रायंगल की। ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग जनरली बात किसकी करते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल की बात करते हैं। तो हम लोग भी इसमें राइट एंगल ट्रायंगल की ही बात करने वाले हैं, दूसरी किसी चीज़ की बात नहीं करेंगे।
राइट एंगल ट्रायंगल की तो बात करते हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री का मतलब बता दूं। तो ट्रिग्नोमेट्री मतलब यहाँ से ट्रिग्नोमेट्री के नाम से क्लियर है सर। ट्री, ट्राई, ट्राई मतलब 3। हम लोग इसमें 3 एंगल्स की बात करने वाले हैं। वैसे हमने तो एंगल 6 पढ़े हैं इसमें, साइन, कोसटेन, कोसेक, सेक, कॉट, लेकिन हम सिर्फ 3 ही की बात करने वाले हैं, क्योंकि वही 3 यूज होते हैं पूरे के पूरे फिजिक्स में, तो बाकी पढ़ने की जरूरत हमें नहीं है यहाँ पे। बेसिकली हम लोग यहाँ पे सिर्फ वही पढ़ेंगे जो फिजिक्स के लिए एसेंशियल है, वो नहीं जो फिजिक्स के लिए एसेंशियल नहीं है। ठीक है भाई, मैथमेटिक्स हम लोग यहाँ नहीं पढ़ रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा बेसिक ट्रिग्नोमेट्री, कोई बहुत ज़्यादा डिटेल ट्रिग्नोमेट्री नहीं होगा। तो हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? राइट एंगल ट्रायंगल की। राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल से तुमको एक एक चीज़ तो हमेशा से क्लियर होगी कि राइट एंगल जो होता है, राइट एंगल का क्या मतलब हो गया? राइट एंगल मतलब जो थीटा होगी सर, थीटा क्या होगी? थीटा माने एंगल कितना होगा सर? 90 डिग्री होगा। और ये हमारी होती है राइट एंगल ट्रायंगल, जो कि अभी आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं भाई। ये होती है हमारी क्या? राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल की जो सबसे बड़ी वाली लेंथ होती है वो हमेशा ही हाइपोटेनस होती है। क्या होती है? हाइपोटेनस, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एच से रिप्रेजेंट करते हैं सर। बहुत बढ़िया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये जो एंगल होती है ये 90 डिग्री हमेशा ही बनाती है। क्यों? क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है सर, तो ये कितना बनाती है? हमेशा 90 डिग्री बनाती है। या फिर इसको और अच्छे से जूम करके लिख लेते हैं हम लोग, ये हमेशा कितना बनाता है? 90 डिग्री का एंगल हमेशा यहाँ पे ये बनाता ही बनाता है। फिर उसके बाद यहाँ पे कोई एंगल बनता है सर, या फिर एंगल्स को हम किसी और कलर से लिख लेते हैं। हाँ ये सही रहेगा, एंगल्स को किसी और कलर से भाई। तो यहाँ पे ये जो एंगल बन रही है सर, इसको अच्छे से लिखो यार भाई, 90 डिग्री। ओके, 90 डिग्री भाई, अच्छे से लिख ले, 90 डिग्री, ठीक है। और यहाँ पे लेट से कोई एंगल थीटा बन रहा है, और यहाँ पे हमेशा कोई ना कोई एंगल बनता है, नहीं तो क्वेश्चन में गिवन होता है। फिर उसके बाद से लेट सपोज जो हमारा ये जो एंगल होता है, ये तो हमारा 90 डिग्री एंगल होता है, ये हमेशा फिक्स्ड होता है यहीं पे कि ये 90 डिग्री होगा। फिर उसके बाद एक और एंगल गिवन होता है, एक और एंगल गिवन होता है, या फिर 2 एंगल, यहाँ भी कोई एंगल गिवन होता है, यहाँ भी एक एंगल होता है जिसको हम एंगल एक्स बोल दे रहे हैं। ठीक है, एंगल एक्स बोल दे रहे हैं। और बात हमेशा हम किसी एक एंगल पे करते हैं, बात हमेशा किसी एक एंगल पे ही बात करते हैं हम लोग। फॉर एग्जांपल हो सकता है कि ये जो सी पॉइंट पे एंगल थीटा है हम इस पे बात करें, या फिर हो सकता है जो ए पॉइंट पे एंगल एक्स है उस पे बात करें। इन दोनों में से किसी और के अलावा हम लोग बात नहीं करते हैं। ठीक है, तो मान लो अगर हम एंगल बात कर रहे हैं कि भाई एंगल थीटा के बारे में, तो एक चीज़ हमेशा याद रखना, जब भी थीटा के बारे में बात करेंगे तो थीटा के सामने वाली जो लाइन होगी ना, थीटा के सामने वाली, थीटा के सामने मतलब थीटा के सामने कौन सी लाइन है? ये वाली लाइन है, ये लंबी वाली लाइन है, तो ये इसे हम क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर। ऐसे हमें पहचानना होता है कि कौन सा लाइन क्या है, पर कौन सा परपेंडिकुलर है, कौन सा बेस है, तो ये हमारी परपेंडिकुलर हो जाएगी। परपेंडिकुलर होके परपेंडिकुलर समझ लेना, परपेंडिकुलर को हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं सर, पी से। बस हमें हाइपोटेनस तो हमें पता होता है, जो सबसे बड़ी वाली लेंथ है वो हाइपोटेनस होती है हमेशा से ही। और परपेंडिकुलर जिस भी एंगल के रिस्पेक्ट में बात करते हैं, जिस भी एंगल के रिस्पेक्ट में बात करते हैं, तो उसके सामने वाली लाइन को हम परपेंडिकुलर बोलते हैं। और जो बची वाली लाइन हो गई, बची हुई लाइन, वो बेस हो गई, तो ये हमारी क्या हो गई? बेस। वहीं अगर हम बात करते हैं एंगल एक्स के रिस्पेक्ट में, एंगल एक्स के रिस्पेक्ट में, तो एंगल एक्स के रिस्पेक्ट में इसके सामने वाली लाइन कौन सी है? इसके सामने वाली लाइन ये है। तो अगर जब हम एंगल एक्स के बारे में बात करते हैं तो ये हमारा क्या हो जाता है? ये परपेंडिकुलर हो जाता। मैं दूसरे वाले केस के लिए दूसरे पेन से लिख रहा हूँ, ये परपेंडिकुलर हो जाता, और ये तो मेरा हाइपोटेनस हमेशा से ही रहेगा, यही हमारा हाइपोटेनस रहेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक, और नेक्स्ट, तब इस कंडीशन में मेरा ये बेस हो जाता था, ये बेस हो जाता। तो हमें देखना होता है किस एंगल के रिस्पेक्ट में बात कर रहा है, उसी एंगल के रिस्पेक्ट में हमें परपेंडिकुलर हाइपोटेनस बेस लेना होता है। और हाइपोटेनस तो पता चल जाता है, परपेंडिकुलर पता करना पड़ता है, ऐसे करके हो जाता है सर।
उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, ये देखना भाई यहाँ पे, ओके, ये मेरा पूरा का पूरा एक राइट एंगल ट्रायंगल है। इस राइट एंगल ट्रायंगल में जो मेरा 90 डिग्री है, और यहाँ पे कोई एंगल है थीटा, ठीक है। अगर मैं पूछ दूं यहाँ पे कि भाई एंगल एक्स बताओ, तो क्या तुम इसे निकाल पाओगे कि नहीं निकाल पाओगे भाई? इसके लिए हमें एक चीज़ हमेशा याद रखना पड़ेगा। सबसे पहली चीज़ कि एक जो ट्रायंगल होता है उसका सम 180 डिग्री होता है। कि मतलब अगर हम एंगल एक्स ले लें प्लस एंगल 90 डिग्री और फिर प्लस एंगल थीटा, तो जो हमारी आंसर निकल के आती है वो क्या आती है? 180 डिग्री। मतलब एक ट्रायंगल के अगर सभी एंगल्स को हम जोड़ दें तो किसके बराबर होता है? 180 डिग्री के। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है भाई। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हमारी हर जगह मदद करेगा और ये लगभग क्लास 3-4 की चीज़ें हैं भाई, ठीक है। 3-4 की चीज़ें मैं बता रहा हूँ। तो मैंने पूछा एंगल एक्स को कैसे फाइंड करते हैं, तो सिंपल भाई, एंगल एक्स हमारा आ जाएगा। कैसे आ जाएगा? यहाँ पे देखना। डन है, फिर आगे बढ़ते हैं। एक्स बराबर 90 माइनस थीटा कर देंगे तो हमारे एंगल एक्स आ जाएगी। अब ये 90 माइनस थीटा कैसे हो गई? देखो यहाँ पे, ये 90 प्लस थीटा है प्लस एक्स। हम लोग एक्स को इक्वल टू के दूसरे साइड भेज देंगे। जब एक्स को यहाँ पे डिग्री होगा भाई 180 के ऊपर, ठीक है, एक्स को हम दूसरे साइड भेज देंगे। तो जब एक्स को दूसरे साइड भेजेंगे तो वो माइनस में आ जाएगा और इस माइनस को उठा के हम इधर भेज देंगे। फॉर एग्जांपल मैं क्या कहना चाहता हूँ, इधर देखना, ये कुछ ऐसे है और हमने एक्स को क्या किया? इक्वल टू के इधर भेजा, तो इधर एक्स के साथ माइनस का साइन आएगा, लेकिन हम इसके माइनस का साइन को हटा देंगे क्योंकि एंगल में माइनस का साइन होता ही नहीं है। सिंपल सी बात है। तो फिर क्या आ जाएगा हमारी आंसर? एक्स इज इक्वल टू वॉट? 90 माइनस थीटा। डन है भाई। तो मतलब ये बेसिक चीज़ें तो तुमको याद आती होंगी। एक काम करते हैं, इसको हटा देते हैं, इसका कोई काम नहीं था यार, वैसे ही मैंने बता दिया, ठीक है भाई। ये इंपॉर्टेंट है कि सभी एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। इसमें बस इतनी सी चीज़ थी और क्या, और हम यहाँ पे बात किसी कर रहे थे? राइट एंगल ट्रायंगल की। तो राइट एंगल ट्रायंगल को फिर से ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारी एंगल थीटा 90 डिग्री, ये हो जाएगी हमारी एंगल थीटा, और ये मान लो हमारी कोई एंगल एक्स है। ये हमारा परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस, ठीक है भाई। आगे को काम को कंटिन्यू करते हैं हम लोग। तो आगे अब हम लोग देखने वाले हैं पाइथागोरस थ्योरम के बारे में। पाइथागोरस थ्योरम होती क्या है? ये हमने पढ़ा अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम according to Pythagoras theorem, what? h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। ये क्या होता है? h हमारा होता है हाइपोटेनस, b होता है परपेंडिकुलर, b होता है बेस। और ये एक फॉर्मूला होता है किसी भी, अगर मान लो कभी भी क्वेश्चन में हमें दो साइड दी होंगी, दो साइड का लेंथ दिया होगा और एक साइड का लेंथ नहीं दिया होगा, तो ये फॉर्मूला यूज़ करके हम उसको फाइंड कर सकते हैं। मान लो कभी कल को पूछ दे कि भाई हाइपोटेनस का बताओ, मतलब सॉरी परपेंडिकुलर की हमें वैल्यू दे दे, परपेंडिकुलर का लेंथ और बेस का लेंथ दे दे, और हाइपोटेनस का लेंथ नहीं देगा, तो हम इस फॉर्मूले से हाइपोटेनस का लेंथ निकाल सकते हैं। इसको और अच्छे से सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा सर? यहाँ पे h आएगा हमारा, और h के ऊपर से जब हम भी स्क्वायर करते हैं, हम देखो यहाँ पे अगर मान लो यहाँ पे कोई वैल्यू है सर, ए स्क्वायर बराबर एक्स, और हमें हमेशा क्या करना होगा? हमें इस स्क्वायर को हटाना होगा। तो जब भी हम इस स्क्वायर को हटाएंगे तो ये स्क्वायर इधर जाएगा और रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए इज इक्वल टू रूट एक्स। मतलब इक्वल टू के अगर दूसरे साइड में स्क्वायर है तो उस स्क्वायर को जब भी हम हटाएंगे तो इक्वल टू के उस पार, इक्वल टू के दूसरे साइड वो रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है सर। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। यानी अगर हम यहाँ से इस स्क्वायर को हटा दें तो ये उधर जाकर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा कुछ ऐसे। तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर। तो ये हमारा हाइपोटेनस की लेंथ फाइंड करने का तरीका आ गया सर। इसी तरीके से हम किसी के भी लेंथ फाइंड कर सकते हैं परपेंडिकुलर बेस, अगर जो भी नहीं गिवन है, पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके। अब यहाँ पे भाई हमने क्लास 10th में एक फॉर्मूला बनाया था, एक ट्रिक बनाया था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को याद करने के लिए। क्या ट्रिक था? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सानी सॉरी पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला था, ट्रिक था बेसिकली। फॉर्मूला मैं बोल रहा हूँ इसको, सॉरी। तो क्या था हमारा साबे यार, मैं फॉर्मूला क्यों बोल रहा हूँ, ट्रिक। पंडित बद्री प्रसाद डन हर हर बोले। ये मेरा ट्रिक था क्लास 10th का भाई। सोना चांदी तोले। तो ये एक ट्रिक थी, जिस ट्रिक की मदद से हम फाइंड करते थे किसको? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को। अगर अच्छे से देखें इस ट्रिक को, तो ये यहाँ पे ये जो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस होता है, ये जो और कलर चेंज करते हैं, इसको छोटा करते हैं, रेड करते हैं। तो ये जो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस है वो किसका होता है? वो होता है हमारे साइन का, एस फॉर साइन थीटा। जो बेस बाई हाइपोटेनस होता है, ये किसकी लेंथ होती है सर? ये होती है कॉस की। जो परपेंडिकुलर बाई बेस होता है यानी पी बाई बी, वो किसका होता है सर? टेन का। यानी एस फॉर साइन, एस फॉर साइन, सी फॉर कॉस, टी फॉर टेन। साइन कॉस टेन, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट एंगल्स हैं और इसी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो बेसिकली हमारे पास 6 रेशियोज थी क्लास 10th में। कौन कौन सी रेशियोज थी उसको देख लेते हैं। साइन थीटा, साइन थीटा। तो साइन थीटा की अगर पूछे कि अगर कोई पूछे साइन थीटा, तो हम साइन थीटा 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, ऐसा में एंगल गिवन होगा और हमें उसकी वैल्यू निकालनी होगी, हमें उसकी लेंथ को फाइंड करना होगा, उसके एंगल को। ठीक है, तो क्या होगा, साइन थीटा की हमेशा से एक मैंने बताया यहाँ पर ट्रिक, पी बाई एच, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। ये किसका ट्रिक है? साइन का ट्रिक है। तो यहाँ पे आ जाएगा पी बाई एच। बहुत बढ़िया। उसी तरीके से एक और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे पास, वो है कॉस थीटा। अब कॉस थीटा का क्या होता है? कॉस थीटा का भी सिंपल है, यहाँ पे मैंने बताया बेस बाई हाइपोटेनस किसका होता है? कॉस का होता है। बेस बाई हाइपोटेनस किसका होता है? कॉस का होता है। तो ये आ जाएगा बेस बाई हाइपोटेनस। ठीक है, ये सब क्लास 10 में पढ़ रखा होगा भाई, ये तो बहुत बेसिक था। ये ट्रिग्नोमेट्री की शुरुआत में यही बताया जाता है, तो जिससे लगता है ट्रिग्नोमेट्री बहुत ईजी है, पर आगे जाके फट जाती है भाई। ओह भाई, नेक्स्ट हमारा टेन थीटा है। टेन थीटा जो कि हमारा होता है क्या? परपेंडिकुलर बाई बेस। तो ये सब चीज़ें हमने पढ़ ली हैं, बस इसको रिवाइज करा रहा हूँ मैं। ये तीन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रेशियोज हैं, बाकी तीन और होते थे, वो तीनों भी मैं लिखवाऊंगा, लेकिन ये जो तीन है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी का यूज़ होने वाला है पूरे पूरे फिजिक्स में। और वो जो बाकी एंगल उनका बस थोड़ा बहुत यूज़ होगा, उतना नहीं यूज़ होगा। तो जो सेकंड वन हमारा क्या होता है? कोसेक थीटा। कोसेक थीटा की क्या वैल्यू होती है सर? कोसेक थीटा के लिए भी ट्रिक होता है। सबसे पहले तो हमें ये तीनों लिख देना होगा, साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन। ठीक है, उसके बाद हमें लिखना है साइन के नीचे कोसेक लिखना है, हमें साइन के नीचे कोसेक लिखना है। डन है, साइन के नीचे कोसेक लिखना है। फिर उसके बाद हमें कॉस के नीचे सेक लिखना है। कॉस के नीचे क्या लिखना है? सेक लिखना है। कॉस के नीचे लिखना है सेक थीटा। ये भी हो गया कॉस के नीचे, राइट। फिर उसके बाद हमें टेन के नीचे लिखना है क्या? कॉट। कॉट थीटा कहाँ लिखना है हमें? टेन के नीचे लिखना है कॉट थीटा। फिर उसके बाद कुछ नहीं, हमें जो
इसका बस रेसिप्रोकल कर देना है, साइन का रेसिप्रोकल करके लिख देना है। रेसिप्रोकल का क्या मतलब होता है? रेसिप्रोकल का ये मतलब होता है कि जैसे मान लो इधर देखो ए बाई बी है, रेसिप्रोकल का ये मतलब होता है कि जो ये दूसरी साइड जाके बी बाई ए हो जाएगा, मतलब ये ऊपर नीचे हो जाता है कोई चीज़ तो उसे हम रेसिप्रोकल बोलते हैं। ऊपर नीचे हो जाता है कोई चीज़ तो उसे रेसिप्रोकल बोलते हैं। बाकी एक और चीज़ मैं बता दूं कि मान लो यहाँ पे ए बाई कोई चीज़ दी हुई है डिवीज़न में ए बाई बी, ठीक है, और फिर से इसको डिवाइड कर दिया है किससे? सी बाई रुको रुको अच्छे से क्वेश्चन बनाते हैं ना, नहीं दिक्कत हो जाएगा भाई फालतू का। क्वेश्चन ले लो यहाँ पे, क्या ले, ए बाई बी ही ले लो। अब इसको डिवीजन करना है तो डिवीजन करने का इसको भाई लोग कुछ ऐसे ही कट पिट करना शुरू कर देते हैं, जो कि थोड़ा सा हार्ड होता है और इसमें जिसका कैलकुलेशन वीक होती है उसकी अटक जाती है भाई। तो हमें कुछ नहीं करना होता है, बस ये वाली जो होती है ना इसको ऊपर ले जाकर रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर दो। अब रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई करने का क्या मतलब होता है ये मैं बता रहा हूँ क्योंकि आगे इसी में काम है अभी। तो फॉर एग्जांपल जैसे ऊपर वाले को हम एज इट इज लिखेंगे ए बाई बी, और ये जो डिवीजन के नीचे है ना ये ए बाई बी, इसको हम रेसिप्रोकल करेंगे फिर ऊपर भेज देंगे। रेसिप्रोकल करने का क्या मतलब? उल्टा करना है और ऊपर ले जाके मल्टीप्लाई में लगा देंगे। तो ऊपर ले जाके मल्टीप्लाई में लगाना है बट रेसिप्रोकल करके। तो ए बाई बी का रेसिप्रोकल क्या होगा? बी बाई ए, और ऊपर मल्टीप्लाई में तो ये आ जाएगा बी बाई ए। बस आ गया भाई, ए से ए कट जाएगा, बी से बी कट जाएगा, वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई। तो ये कुछ डिवीजन ट्रिक्स है हमारे पास, ऐसे में डिवाइड करना होता है चीज़ों को। तो बाकी हम बात कर रहे थे साइन थीटा की, तो रेसिप्रोकल कर देंगे परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस का, तो ये क्या हो जाएगा सर? हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर। उसी तरीके से कॉस के नीचे सेक आएगा, तो जो कॉस का रेशियो है बेस बाई हाइपोटेनस उसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये हो जाएगा हाइपोटेनस बाई बेस। बढ़िया भाई। नेक्स्ट वन हमारा टेन थीटा है, तो टेन थीटा क्या रेशियो होती है? परपेंडिकुलर बाई बेस, इसका भी रेसिप्रोकल कर देंगे हम लोग तो ये हो जाएगा बेस बाई परपेंडिकुलर। बस भाई इतनी सी चीज़ें थी जो क्लास 10 में पढ़ रखी थी, उसको मैंने रिवाइज करा दिया। बाकी इंपॉर्टेंट क्या है? कोई ऐसा है जो क्लास 10 में इतना भी नहीं पढ़ा तो एक काम करे, सिर्फ इन तीनों को दिमाग में बैठा ले, बाकी तुम्हें बता दूंगा टाइम आने पे। इन तीनों को दिमाग में बैठा ले और पाइथागोरस थ्योरम, बाकी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है फिलहाल के फिजिक्स के लिए भाई। अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले कि याद रखना इतनी चीज़ें इंपॉर्टेंट है यार। रेशियोज तो तुमको पता ही होगा यार, रेशियोज तो रटी होती है। हम अब देखने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को। अब भाई मन नहीं कर रहा होगा यार ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पढ़ने का भाई। देखो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को हम लोग उतना डिटेल में नहीं ले जाएंगे जिस लेवल से क्लास 10 में ले गए थे, ऊपर ऊपर का ही देखेंगे। पता है भाई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लिटरली मेरे बोर्ड के एग्जाम में आया था। और सुनो हुआ क्या था, ध्यान से सुनो। मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को पढ़ा ही नहीं, सिर्फ उसके नाम को सुन के कि भाई इतना हार्ड है वो है वो है। लिटरली मैं उसको क्लास 10 के फिजिक्स वाले सर जो मुझे एमआर सर ने पढ़ाया ना, तो मुझे लगा भाई ये तो ये हलवा था भाई, मुझे पढ़ लेना चाहिए था यार। नंबर बच जाता भाई 5 नंबर मेरा, उस लेवल का है भाई। और लिटरली मैंने बोर्ड एग्ज़ाम स्टार्ट होने में सिर्फ 3 महीना बचा था तब मैथमेटिक्स स्टार्ट किया था पढ़ना, क्योंकि मुझे कोई टीचर ही मिला था। मेरी कैलकुलेशन बहुत वीक थी, बहुत वीक। इसीलिए मैं आज फिजिक्स के लेक्चर्स लेके आ रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है कि मेरे जैसे कई और होंगे भाई जिनको प्रॉब्लम होगी कैलकुलेशन में। कोई ऐसा टीचर नहीं था जो कैलकुलेशन डिटेल में कराता था, कोई भी नहीं था, कोई भी नहीं था ऐसा टीचर। और मेरे पास उतना फाइनेंशियली मैं उतना स्ट्रांग नहीं था कि मैं एक बैच ले सकूँ भाई। इसीलिए मैंने क्या किया, मुझे मिले प्रिंस सर। प्रिंस सर भाई पहले मैग्नेट प्रिंस पे पढ़ाते थे, फिर अड्डा पे आए। उनके लेक्चर्स बहुत डिटेल में, पर भाई उनके ट्रिग्नोमेट्री की पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्री उनका 1-1 महीना का था भाई। 1 महीना की ट्रिग्नोमेट्री, ट्रायंगल भी 1 महीने की। तो मेरे पास उतना टाइम तो था नहीं, इसलिए मैंने छोटे छोटे चैप्टर्स को टारगेट किया जो मुझे थोड़ा बहुत आ रहा था। कसम से बता रहा हूँ, इजी सी चैप्टर्स लगभग मैंने 6-7 चैप्टर्स पढ़े थे। रियल नंबर, पॉलिनोमियल, लीनियर इक्वेशन, ये सारे चैप्टर्स और लास्ट के 2-3 चैप्टर, और एग्ज़ाम में उनमें से क्वेश्चन ही नहीं आया। मैथमेटिक्स का पेपर हार्ड आ गया, बस भाई ख़त्म हो गई कहानी वहीं पे हमारी। पर फिर भी पास हो गए भाई, और क्या चाहिए, पास हो गए। और फिर साइंस, एसएसटी, इंग्लिश,
हिंदी, आईटी, ये बहुत ज़्यादा इजी था जिसकी वजह से मेरा परसेंटेज आ गया 80%। बट ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ बहुत ज़्यादा इजी हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ में हम लोग बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बस ऊपर ऊपर से बात करेंगे। बस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को याद रखना है, कुछ नहीं करना है, बस इसको रट लो। सबसे पहली आइडेंटिटी क्या होती है, कुछ लोग घबरा गए होंगे, बस इसको रट लेना है। सबसे पहली आइडेंटिटी होती है हमारी साइन, पेन को बड़ा करो भाई, पेन को बड़ा करो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू व्हाट, 1। सबसे पहली आइडेंटिटी हमारी यही होती है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। मतलब अगर क्वेश्चन में कभी भी हम ये मिल जाए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ऐसा लिखा है, तो हम उसको हटा के सीधा डायरेक्ट 1 लिख सकते हैं। ये वाली 1 डायरेक्ट उसको लिख सकते हैं, इसीलिए इस आइडेंटिटी का काम है, बस इतना और कुछ नहीं। तो ये एक आइडेंटिटी हमें रटना है। दूसरा आइडेंटिटी क्या है, दूसरी आइडेंटिटी भी बहुत ज़्यादा ईजी है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा, ये एक आइडेंटिटी है मेरी। जो नेक्स्ट आइडेंटिटी है भाई वो क्या है, थर्ड एंड लास्ट आइडेंटिटी जो हमें याद रखना है, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू व्हाट, सेक स्क्वायर थीटा। इसको बस हमें रट लेना है और कोई काम नहीं है, इनको कोई डेरिवेशन कुछ नहीं करना है, बस इसका रट लेना है और कोई काम नहीं है भाई। तो ठीक है, बस ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को रट लेना है और कोई काम नहीं है। चलो भाई अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसको एकदम रट लो भाई और कोई काम ही नहीं है। चलो भाई तुम्हारी संतुष्टि के लिए इसका एक बार डेरिवेशन करा देते हैं। कराने में क्या जा रहा है, तो सबसे पहली हमारी आइडेंटिटी होती है वो होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। कुछ नहीं आता है कि इसकी डेरिवेशन कैसे होगी। इसकी डेरिवेशन बहुत ज़्यादा इजी है। हम हर इन सारी आइडेंटिटीज़ का डेरिवेशन होता है किससे, पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम से क्यों, क्योंकि हम राइट एंगल ट्रायंगल में बेसिकली पाइथागोरस थ्योरम से ही बात करने वाले हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम से ही इनका सबका डेरिवेशन होगा। 3 आइडेंटिटीज़ हैं और पाइथागोरस थ्योरम में 3 चीज़ें हैं, हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला किसका, हाइपोटेनस का, सॉरी पाइथागोरस थ्योरम का। यही हमारी क्या होती है, पाइथागोरस थ्योरम होती है। अब इस पाइथागोरस थ्योरम में 3 चीज़ें हैं, हाइपोटेनस है, परपेंडिकुलर है, बेस है, और आइडेंटिटीज़ कितनी है, 3 है। तो इन आइडेंटिटीज़ को निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, तीनों को डिवाइड करना होता है। तीनों कैसे, एक हमारे पास हाइपोटेनस है, एक हमारे पास परपेंडिकुलर है, एक हमारे पास बेस है, और ये स्क्वायर में है तो यहाँ पे स्क्वायर होगा, स्क्वायर होगा, स्क्वायर होगा। एक बार के लिए हम हाइपोटेनस उठाएंगे और फिर तीनों से डिवाइड कर देंगे, तीनों से डिवाइड कर देंगे, तीनों से डिवाइड कर देंगे। फिर क्या, फिर परपेंडिकुलर उठाएंगे, परपेंडिकुलर को यहाँ से डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे डिवाइड कर देंगे हम लोग परपेंडिकुलर से। फिर बेस को उठाएंगे, ऐसे ही मतलब बारी बारी से सबको डिवाइड करना है, तो मेरी आइडेंटिटी निकल के आ जाएगी। इसीलिए मैं काम करता हूँ, इस बार हाइपोटेनस से शुरुआत करते हैं और हाइपोटेनस से सबको डिवाइड कर देते हैं। तो डिवाइड हाइपोटेनस बोथ साइड्स, हाइपोटेनस को दोनों साइड डिवाइड कर दो भाई। तो जब हाइपोटेनस को हम लोग डिवाइड करेंगे, या फिर अच्छे से लिख देते हैं इसको, इधर लिखते हैं, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई एच स्क्वायर। हाइपोटेनस के स्क्वायर से हम लोग डिवाइड करने वाले हैं दोनों साइड्स। तो एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, डिवाइड कर देंगे किससे, एच स्क्वायर से, तीनों तरफ,
बोथ साइड का क्या मतलब होता है, इक्वल टू के एक साइड इधर और एक साइड इधर, ये होता है बोथ साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो बोथ साइड डिवाइड यही हो गया हमारा, इक्वल टू के दोनों तरफ हमने डिवाइड कर दिया एच स्क्वायर से। मैंने एक चीज़ बताई थी कल कि फिजिक्स में अगर कोई भी सेम नंबर ऊपर नीचे आ जाए तो उसको डिवाइड कर देना है, काट देना है। तो यहाँ पे ऊपर एच स्क्वायर, नीचे एच स्क्वायर, एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कट जाएगा, कितना है, वैल्यू 1 आ गई। फिर यहाँ पे परपेंडिकुलर का स्क्वायर है और हाइपोटेनस का स्क्वायर है तो ये डिवाइड नहीं होगा। उसी तरीके से यहाँ बेस का स्क्वायर है और हाइपोटेनस का स्क्वायर है तो ये भी डिवाइड नहीं होगा। बस हो गया कहानी खत्म। अब यहाँ पे वैल्यू तो 1 आ गई, तो यहाँ पे हम लिख देंगे क्या, 1, बढ़िया, इक्वल टू, फिर यहाँ पे है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस क्या होता है, साइन होता है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे साइन। लेकिन यहाँ पे परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस किसमें, स्क्वायर में है। एक और चीज़ याद रखने वाली चीज़, एक और चीज़ जो याद रखने वाली है, अगर कोई चीज़ हमारी ऐसे है ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, ये सब छोटी छोटी चीज़ें तुमको पता नहीं होंगी, जिससे कि हमारा कैलकुलेशन ईजी होता है, तो मैं बता रहा हूँ तो याद रखते चलो, ठीक है, ऐसे हर चीज़ मैं बताते चलूँगा। तो ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर का ये मतलब होता है ये दोनों दोनों स्क्वायर में, तो इसको डायरेक्टली हम ऐसा लिख सकते हैं, कैसा लिख सकते हैं, ए बाई बी का होल स्क्वायर, ए बाई बी का होल स्क्वायर, मतलब ए का भी स्क्वायर होगा और बी का भी स्क्वायर होगा, और ये दोनों को दोनों मतलब बराबर ही होता है। उसी तरीके से ऊपर क्या है हमारा, ऊपर क्या है हमारा, ऊपर है हमारा पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर, पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर। इसका मतलब ये हो गया कि क्या हम ये बोल सकते हैं पी बाई एच का होल स्क्वायर, बोल सकते हैं। मैंने अभी बताया कि अगर कभी ऐसा लिखा आ जाए कि ऊपर वाला भी स्क्वायर में है नीचे वाला भी स्क्वायर है, तो हम बोल सकते हैं जो पूरा का पूरा हमारा क्वांटिटी होगी वो स्क्वायर में है, ठीक है। और पी बाई एच क्या होता है सर, हमारा साइन होता है, साइन होता है, और यहाँ पे स्क्वायर है तो बस यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। हो गई ना, बस कदम बात, छोटी छोटी चीज़ें हैं यार। ये थोड़ा स्क्वायर ज़्यादा अच्छा बन गया था भाई, बस भाई इसको अब हटा देते हैं हम लोग, बढ़िया। यानी 1 इक्वल टू साइन स्क्वायर। उसी तरीके से यहाँ पे बीच में प्लस का साइन है तो प्लस का साइन आ जाएगा, बढ़िया। फिर उसके बाद बी बाई एच, ये भी ऊपर भी स्क्वायर है नीचे भी स्क्वायर है, मतलब पूरा का पूरा होल स्क्वायर में है। बी बाई एच होता क्या है, बी बाई एच बराबर होता है किसके, कॉस के, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कॉस, कॉस स्क्वायर होगा थीटा, कॉस स्क्वायर, अरे यार यहाँ पे हमने थीटा नहीं लिखा भाई, थीटा हमेशा जुड़ेगा भाई, थीटा हमेशा जुड़ेगा, और स्क्वायर हमेशा इस अल्फ़ाबेट जो SIN अल्फ़ाबेट है, जो वर्ड है SIN, जो रिप्रेजेंटेशन है SIN, उस पे लगता है हमेशा स्क्वायर, कभी भी एंगल पे स्क्वायर नहीं लगता है। ये हमारा हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि होती है हमारी पहली आइडेंटिटी। ऐसे निकल के आती है हमारी भाई पहली आइडेंटिटी, देख सकते हो कितना ईजी था। उसी तरीके से दूसरी आइडेंटिटी भी निकल जाएगी हमारी। सबसे पहले हम लोग पाइथागोरस थ्योरम को लिखते हैं अपने, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर। पिछली बार हमने हाइपोटेनस से डिवाइड किया था, एक काम करते हैं इस बार परपेंडिकुलर से डिवाइड कर देते हैं। इसको लिख लेना भाई, पूरा का पूरा लिख लेना, वही चीज़ लिखना है जो मैंने अभी से पहले लिखा था। डिवाइड करना है किससे, परपेंडिकुलर के स्क्वायर से। जब हम इन लोग इसको डिवाइड करेंगे तो नीचे भी परपेंडिकुलर आएगा, कुछ इस तरीके से पी स्क्वायर पी स्क्वायर। अब इसको हम लोग करेंगे डिवाइड, जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे ऊपर नीचे सेम नंबर, तो ये कट जाएगा, वैल्यू कितनी आ जाएगी इसकी, 1 आ जाएगी, यहाँ पे स्क्वायर होगा भाई, ठीक है। यहाँ पे परपेंडिकुलर ऊपर बेस तो नहीं कटेगा, यहाँ पे परपेंडिकुलर ऊपर हाइपोटेनस तो नहीं कटेगा। इसका मतलब हमारी क्या निकल जाएगी, ये देखो ये आ गई कुछ वैल्यू, ऐसा नहीं ऐसे आई, 1 प्लस बी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर बाई पी स्क्वायर। बस अब कुछ नहीं, इसको लिख देना है, आंसर आ जाएगी हमारी 1 प्लस बी बाई पी क्या होता है, बेस बाई परपेंडिकुलर होता है कॉट,
देखो भाई, मैंने बताया था बेस बाई परपेंडिकुलर कहाँ है भाई, ये रहा। बेस बाई परपेंडिकुलर क्या होता है, कॉट होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा कॉट, ऊपर भी स्क्वायर नीचे भी स्क्वायर, तो पूरा का पूरा होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा बराबर में, इधर क्या है परपेंडिकुलर, ऊपर क्या है हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर किसके बराबर होता है, कोसेक के बराबर होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ये हमारी आ जाएगी दूसरी आइडेंटिटी। उसी तरीके से हमारी तीसरी आइडेंटिटी भी निकल के आ जाएगी। पाइथागोरस थ्योरम से फटाफट से पाइथागोरस थ्योरम लिखेंगे, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बराबर हाइपोटेनस का स्क्वायर। फिर उसके बाद अब हम लोग डिवाइड करेंगे किससे, परपेंडिकुलर के स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, हाइपोटेनस के स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, अब बेस के स्क्वायर से हम लोग डिवाइड कर देंगे, बेस के स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे हम लोग। यहाँ पे वही चीज़ सेम लिखना है। अब हम लोग डिवाइड कर रहे हैं किससे, बी स्क्वायर से। जब हम लोग बी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे इसको, तो इसके नीचे बी स्क्वायर आएगा, इसके नीचे भी बी स्क्वायर आएगा, और इसके नीचे भी बी स्क्वायर आएगा। अब फटाफट से डिवाइड करेंगे। यहाँ बेस ऊपर परपेंडिकुलर, तो ये डिवाइड नहीं होगा। बेस बेस तो ये कट जाएगा, बेस से बेस कटेगा, यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई, बढ़िया। नीचे बेस ऊपर हाइपोटेनस, तो ये भी नहीं कटेगा, हमारी वैल्यू क्या निकल के आ गई सर, वैल्यू क्या निकल के आ गई, परपेंडिकुलर का स्क्वायर बाई बेस का स्क्वायर प्लस 1 बराबर एच स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। फिर कुछ नहीं, लिख देना है बस। परपेंडिकुलर बाई बेस क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस हमारा tan होता है। तो आ जाएगा हमारा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर हाइपोटेनस बाई बेस किसके बराबर होता है, वो होता है सेक के बराबर। तो ये हो जाएगा हमारा सेक स्क्वायर थीटा। तो ये हमारी एक और आइडेंटिटी निकल के आ गई बाहर। तो ये 3 आइडेंटिटीज होती है हमारी। बस इन आइडेंटिटीज को हमें याद क्या रखना है, अगर डेरिवेशन नहीं समझ में आ रहा है तो मत समझो, समझने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, हमें बस ये याद रखना है, ये तीनों की तीनों आइडेंटिटीज को याद रखनी है भाई। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। मतलब अगर कोई क्वेश्चन में हमारे सामने ये आ गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो हम इसको पूरा का पूरा हटा सकते हैं, इसको हम पूरा का पूरा हटा सकते हैं। इसकी जगह हम डायरेक्ट केवल क्या लिख देंगे, डायरेक्ट इसकी जगह हम लोग 1 लिख देंगे भाई। यही काम होता है इन आइडेंटिटीज का। उसी तरीके से सेकंड आइडेंटिटी हमारी होती है, ये हमारी पहली आइडेंटिटी, ये हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी। सेकंड आइडेंटिटी क्या कहती है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का भी क्वेश्चन में आ जाए तो उसकी जगह पे हम डायरेक्ट कोसेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, जिससे कैलकुलेशन ईजी हो जाता है। थर्ड वाली क्या कहती है, थर्ड वाली ये कहती है कि अगर कभी tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 मिल जाए तो उसकी जगह हम सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, जो कि हमारी कैलकुलेशन को ईजी कर देता है। वो कैसे करता है वो हम लोग क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे तो देखेंगे। बेसिकली हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में यहाँ पे क्वेश्चन नहीं सॉल्व करेंगे, क्यों, क्योंकि ये मैथमेटिक्स नहीं है भाई। बाई चांस कभी कभी बहुत भयंकर सवाल आता है आईआईटी में, वैसे नीट में तो ऐसे सवाल नहीं आते हैं भाई, मैं बता रहा हूँ ना, नीट में इतना भयंकर सवाल नहीं आता है। आईआईटी में अगर इतना भयंकर सवाल आता है तो उसके लिए बस ये ट्रिक्स होती हैं भाई, इन आइडेंटिटीज से हम निकाल सकते हैं। बाकी अभी हम लोग देखने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को यानी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को हम लोग देखने वाले हैं, जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल था। लेकिन यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में हमने क्या देखा था, साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन, और फिर 3 और हमने देखा था क्लास 10 में, साइन कॉस टेन के अलावा क्या देखा था, कोसेक सेक कॉट, इनका टेबल देखा था। लेकिन हम लोग यहाँ पे सिर्फ साइन कॉस टेन का टेबल देखेंगे, क्योंकि फिजिक्स में सिर्फ साइन कॉस टेन पे ही क्वेश्चन आता है और किसी पे नहीं आता है। तो सबसे पहले हम लोग अपने वही क्लास 10 वाला टेबल बनाते हैं भाई, और कुछ नहीं है इसमें। लेकिन क्लास 10 में क्या था, 0 डिग्री था, 30 डिग्री था, 60 डिग्री था, 90 डिग्री था। लेकिन यहाँ पे कुछ और भी है, यहाँ पे और भी ऐड होगा। यहाँ पे कितने एंगल होंगे, 120, 135, 150, 180, 4 एंगल और जुड़ेगा भाई। तो सबसे पहले फटाफट से हम लोग बनाते हैं टेबल। तो भाई फटाफट से टेबल बनाते हैं अब हम लोग, साथ साथ में टेबल बनाएंगे यार, कोई दिक्कत की बात नहीं है।
ठीक है, डन है। पर एक और लाइन, ये भी डन है। इधर को एक लाइन बस, बढ़िया। अब उसके बाद हम लोग डॉटेड लाइन से बनाएंगे, डॉटेड लाइन से बनाएंगे री। और हमें इसमें 9 थे बनाना है, 9 कॉलम बनाना है। फटाफट से 9 कॉलम बनाते हैं। 2 3 4 5 6 7, छोटा पड़ा क्या भाई? 1 2 3 4 5 6 7 8, और एक और बनाना पड़ेगा यार। क्या हम करते हैं अभी, इसी में थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं भाई। क्या कर सकते हैं यार हम लोग, अभी 9 कॉलम बनाना है हमें। इसको थोड़ा सा इधर खसका लेते हैं। आ जाओ भाई, थोड़ा सा इधर, थोड़ा सा एडजस्ट करो भाई, एडजस्ट करना पड़ेगा यार। एक और भाई को लाना है। बढ़िया भाई। तो ये हमारा टेबल बन गया। अब इसमें हम लोग फिल करने वाले हैं डाटा को भाई, फटाफट से। अब इसमें हम लोग डाटा को अपने अपने फिल कर देते हैं हम लोग। लेट्स गो। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल तो तुमने पढ़ा ही होगा भाई, कुछ ज़्यादा वो नहीं है, वही है जो क्लास करना पड़ा था बस। कुछ चीज़ें बढ़ी हैं यहाँ पे। अभी हम रो बना लेते हैं अपने। रो हमारे कितने होंगे? बस 3 रो होंगे हमारे, 1 रो 2 रो 3 रो बस। ठीक है भाई, अब टाइम आ गया इसमें डाटा को फिल करने का। तो फटाफट से इन लोग इसमें डाटा को फिल कर देते हैं बिना किसी देरी के। कुछ जूम करते हैं। यहाँ पे होगा हमारा साइन थीटा, कॉस थीटा, जो नेक्स्ट और लास्ट होगा वो होगा हमारा टेन थीटा। टेन थीटा, बढ़िया भाई। और ऊपर भी हमारे कुछ वैल्यूज जाएंगी, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री एंड 60 एंड 90 डिग्री। सिक्सटी एंड 90 डिग्री, उसके आगे का भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग सिर्फ इन्हीं की बात करने वाले हैं। और मैं यहाँ पे एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा भाई, किसी ने सोची ना होगी। देखो, मेरे टीचर ने भी सिर्फ यहीं तक डायरेक्ट वैल्यूज़ को पुट करके बता दिया था और बोला होगा कि तुमने यहाँ तक पढ़ा होगा, तुमको ये सारी चीज़ें याद होंगी। लेकिन रियलिटी पता है, मुझे याद ही नहीं थी ये सब। मैंने इस सबको एक ट्रिक से याद किया था। अब मैथमेटिक्स में कोई ऐसी ट्रिक होती ही नहीं जो तुमको रटवा देगी। मैथमेटिक्स में ऐसी ट्रिक होती है जो तुमको वैल्यू पुट करा देगी। तो मेरे पास एक ऐसी ट्रिक है जिसे तुमको एक भी वैल्यू फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। एक भी वैल्यू फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, सब का सब तुम अपने आप ही भर दोगे उस ट्रिक के थ्रू। तो ट्रिक की शुरुआत करते हैं सर। ये ट्रिक मुझे प्रिंस सर ने बताया था, ठीक है ना। जैसा मैंने बोला, मैंने प्रिंस सर से पढ़ा था, थोड़ा बहुत ट्रिग्नोमेट्री का वन शॉट भी देख लिया था। अब देखना तो पड़ेगा ना यार, तुम बोर्ड के एग्ज़ाम देने जा रहे हो भाई, छोटा मोटा एग्ज़ाम तो है नहीं। इसलिए मैंने देखा था, उन्होंने बताया था एक ट्रिक। सबसे पहली ट्रिक क्या होती है, हमारे पास कितने हैं? साइन है, कॉस है, टेन है। सिर्फ 3 थे लाइनें हैं हमारे पास, 3 रो है हमारे पास, 1 रो 2 रो 3 रो, ठीक है। साइन कॉस टेन, अब इनकी वैल्यूज़ को हमें पुट करना है यहाँ पे। तो उसके लिए ट्रिक क्या होगी? और एंगल कितने हैं? 1 2 3 4 5, 5 एंगल हैं सर, 5 एंगल है। हमें कुछ नहीं करना है, बस ट्रिक के हिसाब से चलना है। ट्रिक क्या कहती है, ध्यान से देखना। हमें क्या लिखना है, 0 से लेके 4 तक लिख दो, ऐसे लिखो। 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4 लिख दिया भाई। उसके बाद लास्ट नंबर कौन सा है हमारा? 4। सबको 4 से डिवाइड कर दो। इसको डिवाइड कर दिया, 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 और सबको रूट में कर दो।
रूट में कर दो, रूट में कर दो, रूट में कर दो, रूट में कर दो, रूट में कर दो। अब सबको सॉल्व करो, हमारा आंसर निकल के आ जाएगा और वही साइन थीटा की सारी सारी वैल्यूज होंगी, सबको लाइन से पुट कर देना होगा। सबसे पहली चीज़, इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर जीरो, नीचे अब यार जीरो जीरो सब कट के जीरो आ जाएगा भाई। ठीक है, यहाँ पे इसकी आंसर क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। जीरो से कोई चीज़ डिवाइड होगा या मल्टीप्लाई होगा तो यार हम गधे हो क्या। अभी ध्यान से देखना, कभी भी अगर हमें अंडर रूट में वन मिल जाए, अंडर रूट में वन मिल जाए और उसे बाहर निकालना हो तो हम डायरेक्ट वन को लिख सकते हैं, ज़्यादा इसमें मैथमेटिक्स का दिमाग नहीं लगाना है। तो ये वन तो हमारा डायरेक्ट बाहर निकल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। वन मेरा डायरेक्ट बाहर आ गया। और फोर, रूट फोर को बाहर निकालने, सॉरी रूट फोर को बाहर निकालने के लिए क्या करेंगे, रूट फोर कैसे बाहर निकलेगा, तो यहाँ पे टू होगा। क्यों, क्योंकि टू इंटू टू, टू का स्क्वायर होता है क्या, फोर, इसीलिए यहाँ पे आ जाएगा फोर। अब रूट से तो बाहर निकालना तुमको आता ही होगा यार। अब मैं भी बहुत ज़्यादा डिटेल में जा रहा हूँ, इतना भी डिटेल में जाना है। तो वन बाई टू, उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है, तो यहाँ पे देखोगे तो टू से फोर कटेगा, यहाँ पे वन बाई टू आ जाएगा, अंडर रूट वन बाई टू। तो वन तो हमारा डायरेक्टली बाहर आ जाएगा, वन में कोई दिक्कत नहीं है, वन तो डायरेक्टली बाहर आ जाएगा, पर अंडर रूट टू ये नहीं निकल पाएगा, तो ये डायरेक्टली यहाँ पे पुट हो जाएगा रूट टू भाई। बस इसको सॉल्व कर देना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर उसके बाद जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे ही, अब यहाँ पे है रूट थ्री बाई फोर, रूट थ्री बाई फोर ऐसे है कुछ। रूट फोर तो बाहर निकल जाएगा सर, रूट फोर तो बाहर निकल जाएगा, टू हो जाएगा, लेकिन रूट थ्री बाहर नहीं निकल पाएगा, ये रूट थ्री होगा एज इट इज़। ठीक है, रूट थ्री होगा, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा सर, रूट थ्री बाई वॉट टू। उसी तरीके से फोर से फोर कट जाएगा, फोर से फोर कटेगा, वैल्यू क्या आएगी, वन, अंडर रूट वन आ गई, रूट वन से डायरेक्ट वन को बाहर निकाल लेंगे तो ये आ गई वन। तो ये मेरी साइन थीटा की वैल्यूज आ गई सर, ये हमारी साइन थीटा, साइन की वैल्यूज है सब की सब। अब सबको लाइन से पुट कर देना है, सबको लाइन से पुट कर देना है। जीरो हमारी क्या है, जीरो डिग्री की वैल्यू है, यहाँ पे सबसे पहले हम पुट करेंगे जीरो, बढ़िया। नेक्स्ट हमारा है वन बाई टू, लिटरली ये किसी ने ट्रिक बताई नहीं होगी क्लास 10 में तुमको, वन बाई टू, ये सिर्फ उसी को पता होगा जो प्रिंट सर से पढ़ा होगा। फिर नेक्स्ट हमारा वन बाई रूट टू, हमें सिर्फ साइन कॉस टेन ये नाम याद रखना है लाइन से, और फिर ये एंगल्स को याद रखना है, और कुछ चीज़ ही नहीं है। वन बाई रूट टू, नेक्स्ट है हमारा रूट थ्री बाई टू, रूट थ्री बाई टू, नेक्स्ट है हमारा वन, नेक्स्ट है हमारा वन। तो ऐसे हमारी साइन थीटा की सारी सारी वैल्यूज़ इसके अंदर आ गई। उसके आगे का मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले ये सारी सारी कर लेते हैं जो हमने अभी तक पढ़ी है। रूट थ्री बाई टू और वन। सबसे पहली चीज़, अगर किसी को ट्रिक व्रिक नहीं समझ में आ रही हो तो देखो, तो पूरा का पूरा टेबल तुमको रटना पड़ेगा, और रटने का भी एक ट्रिक है जो मैं लास्ट में बताऊंगा। जीरो, वन बाई टू, वन बाई रूट टू, रूट थ्री बाई टू और वन, ये हमारी वैल्यूज आ गई। उसी तरीके से कॉस थीटा की तो बहुत ज़्यादा ईजी है, सिर्फ साइन थीटा में थोड़ा सा वो कैलकुलेशन रहता है उसको निकालने के लिए। क्यों, क्योंकि वो पहली चीज़, या तो तुम साइन थीटा की सारी सारी वैल्यूज़ को याद कर लो, तब भी पूरा का पूरा टेबल हो सकता है, तब भी पूरा का पूरा टेबल हो सकता है। मान लो तुम्हें साइन थीटा की सारी ये वैल्यूज़ पता है 90 डिग्री तक, उसके बाद तुम ये पूरा का पूरा टेबल सिर्फ साइन थीटा से ही भर सकते हो। हाँ भाई, ये ट्रिक है, ट्रिक। या तो फिर साइन थीटा की भी भूल जाते हो तो उस ट्रिक से निकाल लो, और नहीं तो साइन थीटा याद रखो, बाकी सब साइन थीटा से ही निकलेगा। कैसे, सिर्फ साइन थीटा हमारी कुछ इस डायरेक्शन में है, इसको उल्टा कर देना है बस। इसको क्या कर देना है, उल्टा कर देना है, मतलब ये वाली जो एरो है ना, इसको ऐसे घुमा के कॉस थीटा में भर देना है, मतलब उल्टा पुल्टा करके सब भर देना है। ठीक है, समझ में आया भाई। जैसे मान लो साइन थीटा हमारी कुछ ऐसे गई हुई है, साइन थीटा हमारी कुछ ऐसे गई हुई है, तो ठीक इसका उल्टा करके कॉस थीटा में भर देना है। मतलब अगर साइन का सबसे लास्ट वाली वैल्यू कौन है, वन है, तो वन को हम कॉस में सबसे पहले भरेंगे। वन को हम कॉस में सबसे पहले भरेंगे। नेक्स्ट जो सेकंड लास्ट है वो है रूट थ्री बाई टू, तो इसमें आ जाएगा क्या, रूट थ्री बाई टू सेकेंड नंबर पे। बस उल्टा करके लिख देना है, सबको उल्टा भर देना है सर। यहाँ पे वन बाई रूट टू, तो यहाँ भी वन बाई रूट टू।
फिर हम ऐसे देख रहे हैं, इसमें ऐसे देख रहे हैं और इसमें हम ऐसे भर रहे हैं। ठीक है सर, इसमें ऐसे देख रहे हैं और इसमें ऐसे भर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा 1/2, तो इसमें क्या आ जाएगा सर, इसमें भी आ जाएगा 1/2। और फिर यहाँ पे 0 है तो यहाँ भी 0 आ जाएगा। बस ये ट्रिक है कि जो सर साइन की वैल्यूज़ हैं बस उसको पलटी मार देना है और फिर कॉस में भर देना, कॉस की वैल्यू निकल के आ जाएगी, ख़त्म बस। नेक्स्ट आ गया वो अब टेन थीटा की वैल्यूज़ कैसे हम निकालेंगे। टेन थीटा को निकालने का क्या ट्रिक है, टेन थीटा का भी निकालने का ट्रिक बस बहुत ईजी है। टेन थीटा होता क्या है, टेन थीटा होता क्या है, ये हमने क्लास 10 में देख रखा है, नहीं देख रखा है तो यहाँ पे देखो। टेन थीटा इज इक्वल टू व्हाट, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। साइन थीटा बाई कॉस थीटा मतलब अगर हमें टेन की वैल्यूज चाहिए होंगी तो हमें साइन और कॉस को डिवाइड करना होगा। फॉर एग्जांपल अगर हमें टेन 0 डिग्री की वैल्यू चाहिए, टेन 0 डिग्री की वैल्यू चाहिए तो साइन 0 डिग्री और टेन 0 डिग्री को डिवाइड करना होगा। अगर हमें टेन 0 डिग्रीज की वैल्यू चाहिए, टेन 0 डिग्री की वैल्यू चाहिए तो किसको डिवाइड करना होगा, साइन 0 डिग्री और कॉस 0 डिग्री को डिवाइड करना होगा, कॉस 0 डिग्री को डिवाइड करना होगा। तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या है, साइन 0 डिग्री तो 0 है, यहाँ पे 0 हो जाएगा। अपॉन में कॉस 0 डिग्री की वैल्यू क्या है, 1 है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या निकल जाएगी, 0। यानी जो tan 0 डिग्री होगा वो क्या होगा, 0 होगा सर। ये ट्रिक कहती है। उसी तरीके से अगर हमें साइन 30 डिग्री tan 30 डिग्री चाहिए होगा हमें, अगर हमें tan 30 डिग्री की वैल्यूज़ चाहिए तो हमें कुछ नहीं करना है, साइन 30 डिग्री और कॉस 30 डिग्री को डिवाइड कर देना है, साइन 30 डिग्री और कॉस 30 डिग्री को डिवाइड कर देना है। अगर हमें tan 30 डिग्रीज की वैल्यू चाहिए तो साइन 30 डिग्री और कॉस 30 डिग्री को डिवाइड करना पड़ेगा। तो साइन 30 डिग्री क्या है, 1/2। इसको डिवाइड करना है किससे, कॉस 30 डिग्री से, तो वो है √3/2। और मैंने इसीलिए यहाँ पे वो बताया था a/b और b/a को डिवीज़न कैसे करते हैं। अब इसको डिवाइड करना है तो मैंने सिंपल ये बताया था, यहाँ पे 1/2 को ऊपर रहने दो, फिर ये जो नीचे वाली है इसको रेसिप्रोकल करो, रेसिप्रोकल करोगे तो 2/√3 होगा और ऊपर मल्टीप्लाई में भेज दो, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू √3/2। सॉरी, रेसिप्रोकल करेंगे तो 2/√3 होगा, 2/√3 होगा, 2 से 2 कटेगा, आंसर क्या आ गया, 1/√3। तो ये हो जाएगी हमारी क्या, 1/√3। उसी तरीके से हमें नेक्स्ट वाली भी फाइंड करनी है, tan 45 डिग्री की वैल्यू फाइंड करनी है। tan 45 डिग्री यानी tan 45 डिग्री का क्या मतलब है, tan 45 डिग्री यानी साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री और कॉस 45 डिग्री में हमें डिवीजन करना होगा। तो साइन 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, साइन 45 डिग्री है 1/√2, 1/√2। नेक्स्ट हमारा कॉस 45 डिग्री की वैल्यू क्या है, उसकी वैल्यू है 1/√2। ऐसे तो ये डायरेक्टली कट जाएगा, लेकिन चलो यहाँ पे 1/√2, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो √2/1, 1 से 1, √2 से √2, वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। यानी tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 हो जाएगी सर। उसी तरीके से tan 60 डिग्री की भी वैल्यूज़ को हमें फाइंड करना है, तो इसी वैल्यूज़ को भी हम लोग फाइंड कर लेंगे। यहाँ पे 1/2 है, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 2/1 होगा, 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा, √3/1 आएगा, यानी √3/1 का क्या मतलब हो गया, √3 डायरेक्ट भाई। अरे ऐसे भाई यार,
कौन सा हम लोग फाइंड कर रहे हैं? tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री। ओके, तो tan 60 डिग्री का क्या मतलब है? tan 60 डिग्री का हमें sin 60 डिग्री और cos 60 डिग्री में डिवीजन करना होगा। तो sin 60 डिग्री की क्या वैल्यूज थी? √3/2। cos 60 डिग्री की क्या वैल्यूज थी? 1/2। 1/2 का रेसिप्रोकल करके ऊपर भेज देना है, तो ये हो जाएगा √3/2 इंटू 2/1। 2 से 2 कट जाएगा, ये क्या आ गया? √3/1। नीचे 1 है, अगर जब इसको भी सॉल्व करेंगे तो ये हमारा सिंपल √3 आएगा। तो उसी तरीके से यहाँ √3 आ गया। अब सिंपल यहाँ पे किसको sin थीटा, sin 90 और tan 90 की वैल्यू फाइंड करनी है हमें। किसकी फाइंड करनी है? tan 90 की। tan 90 डिग्री, tan 90 मतलब sin 90 को डिवाइड करना होगा किससे? cos 90 डिग्री की। तो sin 90 की वैल्यू कितनी है? 1 है। cos 90 डिग्री की वैल्यू कितनी है? 1/0 आ गई। तो ये हमारी वैल्यू होती है किसकी? tan थीटा की वैल्यू होती है 1/0। अब एक चीज़ याद रखना, यहाँ पे 1/0 है जिसको हम अनडिफाइंड बोलते हैं, मतलब हम इसको कुछ बता ही नहीं सकते क्या होगा इसका वैल्यू, इसके फर्दर क्या होगा। इसीलिए हम इसे क्या लिखते हैं? नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड या फिर ऐसे फाइनाइट का साइन बना देते हैं बस। लेकिन नॉट डिफाइंड के साथ साथ हमें वो नंबर भी लिखना होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा सर? यहाँ पे आ जाएगा नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड। लेकिन हमें साथ साथ में वो नंबर भी लिखना है। जो नंबर नॉट डिफाइंड है, वो नंबर कौन सा नॉट डिफाइंड है? तो वो नंबर कौन सा है भाई? बता दो फटाफट से। इधर अभी हमने फाइंड किया था क्या? 1/0। कभी भी अगर हमें ऐसे 1/0 लिखे आ जाए तो हम इसे नॉट डिफाइंड बोलेंगे, मतलब हम उसकी कोई वैल्यू नहीं बता सकते। तो ये टेबल था हमारा क्लास 10 की टेबल भाई। ये हमने क्लास 10 में देखा था, कुछ लोगों को याद भी होगा। ठीक है, अभी इसके आगे हम लोग क्लास 11 वाली टेबल देखने वाले हैं। जो क्लास 11 की टेबल है, इससे इसको इस साइड भेजते हैं। और भाई लोगो साहब आप भी इस साइड आ जाइए, सब्सक्राइब कर देना यार, इतना डिटेल में बता रहे हैं तो यार। ठीक है भाई, अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। अब 90 डिग्री के आगे भी चार कुछ ऐसे डिग्रीज होते हैं, चार एंगल्स होते हैं जिनकी वैल्यूज पूछी जाती हैं क्लास 11 में। वो चार एंगल कौन कौन से हैं? 90 डिग्री के बाद जो हमारा फर्स्ट है, इसको तो याद करना पड़ेगा। 120 डिग्री, 135 डिग्री, 135 डिग्री, 150 डिग्री, नेक्स्ट एंड लास्ट वन 180 डिग्री। बढ़िया। अब ये क्लास 11 में मेरी चार एंगल आके जुड़ गई हैं। हो सकता है आगे जाके और एंगल आके जुड़ जाए, लेकिन फिलहाल क्लास 11 में यही एंगल जुड़ी है और हमें क्लास 11 में सिर्फ यही पढ़ना है। अब इनकी वैल्यूज निकालनी है भाई। लो भाई, जिसको इतना याद होगा ना भाई 90 डिग्री तक, वो बोलेगा यार अब ये चार और आ गई। मतलब भाई तुम देखो यार, 12 वैल्यूज हमें और याद करना पड़ेगा। पर याद करने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर तुमको 90 डिग्री तक की टेबल समझ में आ गई और 90 डिग्री तक की टेबल तुम बना ले रहे हो, तो उसके आगे का भी ईजिली बन जाएगा। कोई बहुत बड़ा वो नहीं है। हमने प्लेन मिरर का केस पढ़ा था क्लास 10 में। मैंने तो पढ़ा था भाई। तो हमें कुछ नहीं करना है। ये मान लो जो हमारी 90 डिग्री है वो एक प्लेन मिरर है। 90 डिग्री क्या है? मेरी एक प्लेन मिरर है। प्लेन मिरर, अरे हाँ चलो मान लो प्लेन मिरर है, ठीक है। 90 डिग्री मेरी प्लेन मिरर है। प्लेन मिरर का केस पढ़ा था। प्लेन मिरर में बेसिकली क्या होता है, ध्यान से देखना। प्लेन मिरर के केस को मैं एक बार और बता देता हूँ। प्लेन मिरर के केस में क्या होता है? ये हमारा होता है एक प्लेन मिरर। ठीक है सर। इस प्लेन मिरर समझ लेना यार, प्लेन मिरर है, ठीक है। ये प्लेन मिरर है। अगर यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट ऐसे ई है, तो ई इधर जाके उल्टा बन जाता है, जो होता है लेटरल इन्वर्जन।
और एक ट्विस्ट की बात सुनो, एक ट्विस्ट की बात सुनो, ये ई है। चलो अब यहाँ पे ध्यान से सुनो, यहाँ पे मैं कोई एक ऑब्जेक्ट रख रहा हूँ, कोई ऑब्जेक्ट है जिसमें से और बड़ा ऑब्जेक्ट बनाते हैं। 4 खाने बने हुए हैं, खाने का मतलब समझ रहे हो ना, 4 बॉक्सेस बने हुए हैं। ये एक खाना, ये दूसरा खाना, ये तीसरा खाना, ये चौथा खाना, या फिर बोले तो बॉक्स। फर्स्ट बॉक्स ब्लॉक, फर्स्ट ब्लॉक, सेकंड ब्लॉक, थर्ड ब्लॉक, फोर्थ ब्लॉक। और इस वाले ब्लॉक में लिखा है ई, इस वाले ब्लॉक में लिखा है एफ। ठीक है, इस वाले ब्लॉक में कुछ ऐसा बना रखा है और इस वाले ब्लॉक में कुछ ऐसा बना रखा है। तो जो प्लेन मिरर क्या करती थी, प्लेन मिरर का हमेशा किसी एक और प्रॉपर्टीज है, प्लेन मिरर हमेशा सेम डिस्टेंस पे ही इमेज को बनाती है। मतलब अगर ये वाला जो फर्स्ट ब्लॉक है, फर्स्ट ब्लॉक है वो 1 मीटर की दूरी पे है, अगर ग्लास से वो 1 मीटर की दूरी पे है तो ग्लास के अंदर भी वो 1 मीटर की दूरी पे ही बनेगा, और ये उल्टा ही बनेगा, उल्टा ही बनेगा। उसी तरीके से जो एफ है हमारा, वो ग्लास से 2 मीटर की दूरी पे है, ग्लास से 2 मीटर की दूरी पे है। तो जो ग्लास के अंदर भी वो कितनी दूरी पे बनेगा, 2 मीटर की। मतलब जो इमेज होगा और जो ऑब्जेक्ट होगा उसका डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा। इमेज और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस सेम होगा ग्लास से। फॉर एग्जांपल जैसे 2 मीटर, एफ जो है वो मिरर से 2 मीटर दूर है, तो जो अंदर एफ हमें दिखाई देगा वो भी मिरर से कितना दूर होगा, 2 मीटर। तो ये हो गया हमारा 2 मीटर, 2 मीटर दूर होगा, ये इधर एफ बनेगा। और जो एफ बनेगा वो उल्टा एफ बनेगा, तो जिसे हम लेटरल इन्वर्जन बोलते हैं। उसी तरीके से जो ये वाली हमारी ऑब्जेक्ट है, ये मान लो हमसे मिरर से कितना दूर है, 3 मीटर दूर है, 3 मीटर दूर है। तो ये मिरर के अंदर भी 3 मीटर दूरी बनेगा। तो मान लो यहाँ पे अगर मिरर से यहाँ पे 3 मीटर आ रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट कुछ ऐसा बनेगा और उल्टा बनेगा, मतलब लिटरली इन्वर्टेड बनेगा। उसी तरीके से अगर कोई ऑब्जेक्ट हमारा ये वाली ऑब्जेक्ट है और ये मिरर से कितना दूर है, 4 मीटर दूर है मिरर से, मिरर से 4 मीटर दूर है, तो मिरर के अंदर भी ये 4 मीटर दूरी बनेगा, 4 मीटर दूरी बनेगा ये मिरर के अंदर। और क्या बनेगा, उल्टा बनेगा, जिसे हम लेटरल इन्वर्टेड बोलते हैं। तो ये कुछ ऐसा बनेगा। मतलब बेसिकली प्लेन मिरर का ये केस यही कहता है कि सर कि कोई ऑब्जेक्ट अगर शीशे की इधर की साइड है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे, अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे खड़ा है तो ऑब्जेक्ट शीशे के अंदर भी बनेगा, मतलब प्लेन मिरर के अंदर बनेगा और सेम डिस्टेंस पे बनेगा। मतलब अगर यहाँ पे प्लेन मिरर है, कोई यहाँ पे लड़का खड़ा है, मान लो यहाँ पे कोई बॉस खड़े हैं, कौन खड़े हैं भाई, कोई बॉस, कोई बॉस खड़े हैं यहाँ पे, ठीक है। और ये जो बॉस है हमारे, ये शीशे से, मतलब प्लेन मिरर से 5 मीटर की दूरी पे खड़े हैं। तो जो इनका इमेज बनेगा ग्लास के अंदर, वो भी कितने डिस्टेंस पे बनेगा, 5 मीटर के डिस्टेंस पे बनेगा। डिस्टेंस सेम होगी। और ये जो बंदा होगा, अभी ये अगर मान लो ये अभी इधर की तरफ देख रहा है तो वो इधर की तरफ देखेगा, अगर इसका हाथ इधर की तरफ है तो उसका हाथ इधर की तरफ होगा, मतलब लिटरली इन्वर्टेड होगा, उल्टा होगा। अब इतना अच्छा डायग्राम तो हमको बनाने आता नहीं है, इसलिए हम कॉपी करेंगे भाई। चलो भाई, इसको कॉपी कर लिया। अब लेकिन हम इसको उल्टा कैसे करेंगे भाई, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। छोड़ो भाई, हटाओ, कॉपी हटाओ, कॉपी हटाओ, कॉपी हटाओ भाई, इसको उल्टा नहीं कर पाएंगे फिर हम लोग। चलो बना देते हैं यार, क्या करना है भाई, अच्छे से नहीं बनेगा उतने अच्छे से। अरे समझ लो यार, मतलब जो प्लेन मिरर के दूसरी साइड अगर कोई चीज 5 मीटर की दूरी पर रखी है तो अंदर भी कितना बनेगा, 5 मीटर की दूरी बनेगा। अब इसी ट्रिक से हम लोग आगे के पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को भरने वाले हैं, बस और कुछ नहीं। मैंने यहाँ पे बोला था, मान लो भाई जो हमारा प्लेन मिरर है वो क्या है, एक सॉरी यहाँ पे जो 90 डिग्री है वो मेरा एक प्लेन मिरर बन चुका है, 90 डिग्री मेरा प्लेन मिरर बन चुका है। 90 डिग्री प्लेन मिरर बनने का ये मतलब हो गया कि अगर 90 डिग्री से कोई चीज अगर 1 ब्लॉक दूर है, मतलब 1 मीटर दूर है, तो दूसरी साइड वो कितना मीटर दूर होगा, 1 मीटर दूर होगा, और सेम नंबर बनेगा। बस इसी ट्रिक से करना है। अब प्लेन मिरर का मैंने केस तो बता दिया, अब इसको यूज कैसे करना है, अप्लाई कैसे करना है। मैंने बोला 90 डिग्री मेरा एक प्लेन मिरर है। अब देखो 90 डिग्री, मतलब ये जो प्लेन मिरर है, इस प्लेन मिरर के जस्ट बाद
कौन सा नंबर है? √3/2 कितने डिस्टेंस पे है? 1 मीटर पे है। और 90 डिग्री के इधर के साइड 1 मीटर पे क्या है? 120 डिग्री। तो यहाँ पे बस कुछ नहीं करना है, इस नंबर को भर देना है √3/2। सेम नंबर को एज इट इज उतार देना है √3/2। मतलब साइन डिग्री का ना ऐसे सेम 90 डिग्री से 45 डिग्री कितना दूर है? 2 ब्लॉक दूर है कि नहीं? है दूर है। 90 डिग्री से 45 डिग्री कितना दूर है? 2 ब्लॉक दूर है। और फिर अगर इधर देखें तो 135 डिग्री 2 ब्लॉक दूर है किससे? 90 डिग्री से। मतलब 45 डिग्री और 135 डिग्री 2-2 मीटर की डिस्टेंस पे है किससे? प्लेन मिरर से। मतलब जो 45 डिग्री है वो भी 2 मीटर है किससे? प्लेन मिरर से। और 135 डिग्री की वो कितना मीटर है? वो भी 2 मीटर है किससे? प्लेन मिरर से। तो इसकी वैल्यूज को एज इट इज हमें पुट कर देना है इसमें 1/√2। बस उसी तरीके से सेकंड हमें क्या करना है? अब हम नेक्स्ट बात करें 30 डिग्री की। तो जो 30 डिग्री है, 30 डिग्री प्लेन मिरर से कितना दूर है? 3 मीटर दूर है। मीटर हम एज्यूम कर रहे हैं, वैसे ब्लॉक है, ब्लॉक ये 1 ब्लॉक, ये 2 ब्लॉक, ठीक है। तो 3 मीटर दूर है 30 डिग्री प्लेन मिरर से। उसी तरीके से जो 150 है वो भी 150 क्या है? 3 मीटर ये भी दूर है। मतलब 30 डिग्री 3 मीटर दूर है 90 डिग्री से प्लेन मिरर से। और 150 डिग्री भी 3 मीटर दूर है किससे? प्लेन मिरर से। मतलब इसका मतलब क्या हो गया? दोनों की डिस्टेंस सेम है। तो यहाँ पे जो फिगर बन रहा होगा, यहाँ पे फिगर क्या बन रहा है? 1/√2। सेम फिगर इधर भी बनेगा 1/√2। अगर भाई एक साइड आदमी को खड़ा कराओगे तो दूसरी साइड गधा थोड़ी ना दिखेगा। उससे क्या हो गया भाई? भले तुम हो भाई गधे, तो उसमें कोई वो नहीं है। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि अगर प्लेन मिरर के इधर साइड आदमी को खड़ा करोगे तो पीछे बंदर थोड़ी ना दिखेगा भाई। हमारी पुरानी जाति थोड़ी ना दिखेगी, बंदर थोड़ी ना दिखेगा हमें, हम ही देखेंगे उसमें। तो जो इधर के साइड में बन रहा होगा वो भी सेम उधर की साइड में ही बनेगा। तो नेक्स्ट आता है हमारा 0 डिग्री। 0 डिग्री प्लेन मिरर से कितना दूर है? 4 मीटर दूर है। ये हमारा 180 डिग्री कितना दूर है? ये भी 4 मीटर दूर है। तो 4 मीटर की दूरी पे अगर प्लेन मिरर के बाहर 0 बन रहा है तो 4 मीटर दूर प्लेन मिरर के अंदर 0 ही बनेगा। उसी तरीके से, उसी सेम तरीके से हमें नीचे वाला भी करना है। प्लेन मिरर के इधर के साइड 1/2 है तो दूसरे साइड भी क्या होगा? 1/2। ऐसे ही करके सब में भर देना है। यहाँ पे 2 ब्लॉक दूर 1/√2, 1/√2। तो बहुत इजी ट्रिक है भाई। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा तब? √3/2। डायरेक्ट भर दो भाई, कुछ नहीं करना है इसमें। अब उसी तरीके से इसमें करना है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? हमारी √3 आ जाएगा। चलो इसको भी अच्छे से देख लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। ये हमारी प्लेन मिरर से 1 मीटर की दूरी पे क्या है? √3। 1 मीटर की दूरी पे क्या है? √3। और इससे 1 मीटर की दूरी पे क्या होगा? तो √3 ही होगा और कुछ नहीं होगा। सेम नंबर ही तो बनेगा भाई। ठीक है, √3 ही बनेगा। बढ़िया भाई। ये भी 1 मीटर की डिस्टेंस पे है। सेकंड जो 1 है वो हमारा कितने डिस्टेंस पे है? 2 मीटर की डिस्टेंस पे है। तो इधर 2 मीटर की डिस्टेंस पे क्या बनेगा? 1 ही बनेगा। 1 ही बनेगा। 1/√3 3 मीटर की डिस्टेंस पे है तो इधर 3 मीटर की डिस्टेंस पे क्या बनेगा? 1/√3 बनेगा। इधर 4 मीटर की डिस्टेंस पे क्या है? 0 है तो इधर भी 4 मीटर की डिस्टेंस पे क्या बनेगा? 0 ही बनेगा। बस ये सिंपल सा ट्रिक था जिस ट्रिक से हमने फाइंड कर दिया सबको भाई। अब ये ऊपर जो हमने कचरा फैला रखा है, अब इसको मिटाने की बारी आ गई। बस कुछ ज्यादा ना मिट जाए ना तो दिक्कत हो जाएगा। अरे मिट गई रे भाई। ओ भाई साहब, मानना तो पड़ेगा यार। चलो भाई, ये हो गई ना। नीचे वाला तो वैसे ही नहीं दिख रहा है, या फिर अच्छा नहीं लगेगा, इसको मिटा देते हैं।
और इस ट्रिक से हमने इस ट्रिक को फॉलो करके पूरा का पूरा प्लेन मिरर बोल रहा हूँ, हाँ प्लेन मिरर के इस ट्रिक को फॉलो करके हमने पूरे के पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को भर दिया है भाई, इजीली, बिना किसी दिक्कत के, और एकदम सही भरा है और बहुत इजी ट्रिक से भरा है भाई। एक एक नंबर मैंने ट्रिक से भरा है, कोई भी ऐसा नहीं है जो मैंने ट्रिक से नहीं भरा है। अभी रुक जाओ, अभी भागना नहीं है। मिरर का केस क्या था? मिरर का केस यही था कि अगर इधर आदमी खड़ा है तो उधर भी आदमी खड़ा रहेगा, अगर इधर बंदर खड़ा है तो अंदर भी बंदर खड़ा रहेगा, और सेम डिस्टेंस पे खड़ा रहेगा, सेम डिस्टेंस पे खड़ा रहेगा। मतलब प्लेन मिरर के बाहर कोई आदमी 5 मीटर की दूरी पे खड़ा है तो प्लेन मिरर के अंदर जो उसका फिगर बनेगा वो भी 5 मीटर की दूरी पे ही बनेगा, लेकिन वो लेटरली इन्वर्टेड बनेगा, उल्टा बनेगा। मतलब अगर प्लेन मिरर के अंदर बाहर कुछ ई ऐसे है तो प्लेन मिरर के अंदर कुछ ई ऐसे बनेगा। तो यहाँ भी वैसे ही होगा, सेम होगा भाई, ट्रिक सेम है। लेकिन यहाँ पे ये सारे पॉजिटिव में है, ये सारे पॉजिटिव में है, सारे पॉजिटिव में, तो दूसरी साइड जाके उल्टा हो जाएंगे, ये निगेटिव में आ जाएंगे। तो जो साइन थीटा है, साइन थीटा तो एज इट इज रहेगा, साइन थीटा में कोई चेंज नहीं करना है। बाकी सबके आगे हमें निगेटिव का साइन लगा देना है, सबके आगे निगेटिव का साइन लगा देना है, सबके आगे, किसी को नहीं छोड़ना। जीरो के आगे मत लगाना भाई, जीरो को निगेटिव करोगे बहुत बड़े गधे हो तुम। ये देखो, सबका सब हमारा निगेटिव होगा, बस साइन थीटा को छोड़ के, क्योंकि साइन थीटा को अगर निगेटिव में कर देंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। और क्वेश्चन ये आया कि भाई यहाँ पे हमने निगेटिव तो वैसे हमने ट्रिक से लगाया है, लेकिन एक्चुअल में निगेटिव यहाँ पे कैसे आया? तो हम यहाँ पे मैथमेटिक्स नहीं पढ़ रहे हैं, मैथमेटिक्स हम यहाँ पे नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है बाबू। और बाकी यहाँ पे निगेटिव कैसे आया उसके बारे में है, लेकिन यहाँ पे नहीं है, वो फिजिक्स में ही है और बेसिक मैथमेटिक्स में ही है, लेकिन ग्राफ में है तो उसके बारे में हम लोग ग्राफ में ही देखेंगे, यहाँ पे हम लोग नहीं देखेंगे कि निगेटिव कैसा है। तो ये हमारी पूरी पूरी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आ गई, जिसको मैंने बहुत ही ईजी तरीके से बताया। 90 डिग्री तक तो तुमको याद ही होगा, नहीं तो मैंने उसका भी ट्रिक बताया। और उसके आगे कैसे लिखना है, 90 डिग्री को पूरा का पूरा मानना है कि एक प्लेन मिरर है, फिर छाप देना है बस 90 डिग्री के। देखो अभी तो समझ में आ गया होगा, ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के जस्ट इस साइड जो है उधर भी जस्ट इस साइड होगा। 90 डिग्री के इस साइड अगर 1/√2 है तो 90 डिग्री के जस्ट उस साइड 1/√2 होगा। ऐसे करके हमने पूरा का पूरा ट्रिक धुआं कर दिया भाई। फिजिक्स कुछ नहीं यार, ये बेसिक मैथमेटिक्स है भाई। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे भाई, आगे बढ़ेंगे। जैसा कि तुमने देखा कि भाई मतलब इतनी छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी ट्रिक बन गई हैं। तो नीट वालों ने देखा भाई, नीट वालों ने देखा, मैंने नहीं देखा यार। ये जो आदमी है भाई बहुत हरामी है, हर चीज़ का ट्रिक बना के सब चीज़ को इजी बना दे रहे हैं। चलो थोड़ा सा ट्रेंडिंग एंगल्स लेके आते हैं। उन्होंने 2 एंगल्स पे क्वेश्चन लेके आना शुरू कर दिया, और आईआईटी में भी। वो दोनों एंगल कौन कौन से? ट्रेंडिंग एंगल जिसे बोलते हैं, जिसपे और क्वेश्चन आता है। अब इसमें क्वेश्चन कैसे आएगा ये देखो, हमें पूछ देगा साइन, साइन कौन सा बड़ा एंगल लेते हैं, छोटा एंगल तो हमने बहुत क्वेश्चन क्लास 10 में देखा है। साइन 180 डिग्री की वैल्यू बताओ, साइन 180 डिग्री की वैल्यू बताना है तुमको, या फिर 180 डिग्री नहीं लेते हैं, जस्ट बाद वाला लेते हैं 120 डिग्री, 120 डिग्री, ठीक। तो तुम क्या करोगे, साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। 120 डिग्री साइन 120 डिग्री की फटाफट से तुम टेबल में वैल्यू देखेंगे। तो चलो भाई अभी हम लोग बात करते हैं भाई ट्रेंडिंग एंगल्स की। भाई वैसे भी मैंने सुना तुम लोग को ट्रेंडिंग चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है भाई, इसलिए ट्रेंडिंग चीज़ें हम लाए हैं आज आपके लिए भाई, ट्रेंडिंग एंगल्स। चलिए सर आप अपने जगह पे चलिए, हो गया बहुत हो गया नौटंकी, चलिए इधर। अबे इधर चलना, तू भी चल भाई, सब्सक्राइब कर देना यार भाई। देखो मेरे जो लेक्चर्स हैं, हो सकता है कि देखो अभी तो कोई मेरे लेक्चर्स को देखेगा नहीं, उम्मीद है कोई अगर नया साल स्टार्ट होगा, न्यू ईयर स्टार्ट होगा, न्यू सेशन स्टार्ट होगा, सॉरी ईयर नहीं न्यू सेशन स्टार्ट होगा, तभी कोई देखेगा। तो हो सकता है 2024 के सेशन जब स्टार्ट हो तो लोग मेरे लेक्चर्स को देखें। तो भाई ये मेरा सेकंड लेक्चर है, लेक्चर्स को देख के घबराना मत। मुझे पता है मेरे जो लेक्चर्स आने वाले हैं वो काफ़ी बड़े बड़े होंगे, मतलब घंटे में नहीं भाई, नंबर्स ऑफ लेक्चर्स बड़े बड़े होंगे। किसी चैप्टर के 30 लेक्चर होंगे, किसी चैप्टर के 25 लेक्चर होंगे, क्योंकि मैं सब कैलकुलेट करके बैठा हूँ। तो तुमको पढ़ना क्या है, सुनो ध्यान से सुनो, तुमको सिर्फ संडे को छुट्टी मारना है, बाकी सब दिन मेरे लेक्चर्स को देखना है।
कम से कम कुछ नहीं तो मेरे 200 लेक्चर तो होंगे ही होंगे। और साल कितने का है? 365 दिन का। तो टोटल संडे को ऑब्सेंट करना है, बाकी छोटे मोटे जो बड़े बड़े फेस्टिवल होते हैं जैसे ईद हो गया, अगर वो फेस्टिवल तुम्हारा नहीं है तो तुम उसमें ऑब्सेंट नहीं करोगे। ईद हो गया, या फिर होली हो गई, दिवाली हो गई, दशहरा हो गया, बस इन्हीं तीन तीन चार में बस अब्सेंट करना है। एक ठे बस छुट्टी ले से मार सकते हो। मतलब टोटल मिला के तुमको कुछ नहीं तो 60-70 दिन बस छुट्टी मारना है। संडे के अलावा 10 छुट्टी, बस संडे के अलावा 15 छुट्टी, बस और कुछ नहीं है। पूरा का पूरे साल भर का संडे और 10 ठे गैप। कभी कभी होता है बैकलॉग बन जाता है तो 10 ठे गैप। तुमको कभी कुछ मत पढ़ो तो फिजिक्स का लेक्चर तो तुमको लेके पढ़ना ही पढ़ना है। अगर तुमको भाई कुछ सीखना है तो भाई देखना पड़ेगा, बाकी तुम्हारी गारंटी, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। मैं अपनी तरफ से पूरा करूँगा कोशिश तुमको समझाने की। उतने बड़े बड़े नहीं आएंगे यार, मेरे लेक्चर 200 में ख़त्म हो जाएंगे, कम से कम 200 लेक्चर्स में ख़त्म हो जाएंगे। तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं ट्रेंडिंग एंगल्स के भाई। वाह, स्पेलिंग गलत हो गया, कोई ना यार, मैनेज कर लेना। TREN होगा, ठीक है, TREN होगा, ट्रेंडिंग एंगल्स। ज़्यादा साइमन बनने की कोशिश मत करना, अगर मेरी स्पेलिंग गलत हो जा रही है तो सही कर लेना, नौटंकी देर नहीं, ठीक है। ट्रेंडिंग एंगल्स में सिर्फ दो ही एंगल हैं, एक है 37 डिग्री का एंगल, एक है 37 डिग्री का एंगल, और जो नेक्स्ट है वो 53 डिग्री का एंगल। सेकंड में इससे पहले कोई क्वेश्चन करा रहा था क्या यार? हाँ यार, कर दी ना गलती। ये बैक होगा क्या? फिर से सब बैक होगा। मुझे वो दोबारा चाहिए। हाँ ये देखो देखो भाई, मैं क्वेश्चन कर रहा था, मुझे बोल गया था। हम लोग साइन 120 डिग्री की बात कर रहे थे, तो साइन 120 डिग्री अभी कोई पूछ दे तो साइन क्या होता है, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। और 120 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, साइन 120 डिग्री हम फटाफट से अपने टेबल में लिखेंगे। तो साइन थीटा ये रहा, और 120 डिग्री, अबे भाई साइन थीटा ये और 120 डिग्री ये रही, इसकी वैल्यू क्या होगी, √3/2। तो ये क्या आ जाएगा, √3/2। बढ़िया। √3 हमारा परपेंडिकुलर है, 2 हमारा हाइपोटेनस है। बेस तो अब निकाल ही लोगे, बेस तो अब निकाल ही लोगे पाइथागोरस थ्योरम से। तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट हम ट्रेंडिंग एंगल्स की बात कर रहे थे। ट्रेंडिंग एंगल्स नोट कर ही लिए होगे यार। ट्रेंडिंग एंगल्स में सबसे पहले दो एंगल्स आते हैं हमारे, एक होता है हमारा 37 डिग्री का एंगल, एक होता है हमारे 37 डिग्री का एंगल, और एक होता है हमारा 53 डिग्री का एंगल। जैसे कि मैंने अभी एक क्वेश्चन कराया जिसमें साइन 120 डिग्री की वैल्यू मैंने दे रखी थी, तो उसी तरीके से साइन 37 भी पूछ सकता है, साइन 53 पूछ सकता है। तो ये दोनों जो होते हैं ये टेबल में नहीं होते हमारे, इसीलिए इनको हम अलग से पढ़ते हैं, ठीक है। तो इनके लिए भी एक बहुत ईजी सा ट्रिक है, क्योंकि ये दो हैं तो दो के लिए भाई बहुत ईजी सा ट्रिक है। सबसे पहले ट्रिक को तो नोट कर लेना, हिंदी उर्दू भाई जो इसमें समझ में है उसमें नोट कर लेना। सबसे पहली ट्रिक है छोटे के सामने छोटा, छोटे के सामने छोटा, राइट, और बड़े के सामने बड़ा। बड़ा। तो ये दो ट्रिक है हमारे, जिसको याद रख लेना बस, और किसी चीज़ को याद रखने की जरूरत नहीं है। छोटे के सामने छोटा और बड़े के सामने बड़ा, उर्दू हिंदी जिसमें समझ में आ रहा है लिख लो, ठीक है। अब भाई ये है क्या, ये है क्या चीज, हमारे पास होती है एक राइट एंगल ट्रायंगल, जैसा कि आपको पता ही है, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल में ये वाली लेंथ को हम 90 डिग्री का बोलते हैं, राइट। और यहाँ पे कोई हमारी एंगल होती है थीटा, ये थीटा मान लो हमारी क्या है 53 डिग्री, ये थीटा क्या है हमारी 53 डिग्री।
इसको अब दिमाग में डायरेक्टली बैठाना पड़ेगा, दूसरा कोई तरीका नहीं है। 53 डिग्री और ऊपर वाला एंगल हमारा क्या हो गया 37 डिग्री। ठीक है सर 37 डिग्री राइट। ओके कोई दिक्कत नहीं है। और ये वाली जो हमारी हाइपोटेनस होगी उसकी वैल्यू होगी 5 मीटर। मीटर में हम अज्यूम कर रहे हैं 5, ये होगा 4, ये होगा 3। ये लेंथ है किसके इन साइड्स की। बस इसको क्या करना है याद करना है, इसको याद करना है। याद क्यों करना है, अगर कोई पूछ दे भाई साइन 37 डिग्री की वैल्यू बताओ, साइन 37 डिग्री की वैल्यू बताओ, तो साइन 37 डिग्री की वैल्यू कैसे बताओगे। साइन 37 क्या होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, मैंने पीछे ही कराया था। अब 37 की बात हो रही है तो 37 में परपेंडिकुलर क्या होगा 4 होगा और हाइपोटेनस क्या होगा 5 होगा, तो ये हो जाएगा 4/5। ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा तुमको ऐसे ही आंसर देना है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि पता कैसे चलेगा कि कौन सा हाइपोटेनस है कौन सा परपेंडिकुलर है। अगर ऐसा हम ट्रायंगल बनाएंगे, ऐसा अगर हम ट्रायंगल बनाएंगे तो पता कैसे चलेगा। मान लो अभी तो साइन 37 दे रखा था, दे तुम्हारा साइन 37 दिया था। ओके सॉरी साइन 53 डिग्री लेना भाई, साइन 53 डिग्री तो मुझे समझाना है ठीक है। साइन 53 डिग्री में ये परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, तो ये परपेंडिकुलर होगा ये हाइपोटेनस होगा, पहले वाला गलत था सॉरी रियली सॉरी। तो ये होगा साइन 53 डिग्री की वैल्यू 4/3। लेकिन क्वेश्चन ये है कि भाई ये साइन में दिया है, अगर वहीं क्वेश्चन तुमको 37 डिग्री में दे दे जो पहले था तो मैंने उसको गलत लिखा था 37 डिग्री में, तो फिर इसमें परपेंडिकुलर कौन सा होगा हाइपोटेनस कौन सा होगा बेस कौन सा होगा तुमको याद होगा, मैंने पहले बताया था। नहीं याद है तो मुंह पे जाके पानी मार के आओ। कहाँ बताया था भाई, इसमें बताया था, किसमें बताया था, किसमें बताया था, किसमें बताया था, आई थिंक चलो फिर से बता दे रहे हैं, पता नहीं किसमें बताया था। ये देखो यार भूल गया यार किसमें बताया था मैंने। देखो मैंने ये बताया था कि कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल में अगर कोई दो एंगल गिवन है, ये तो हमारा हमेशा ही 90 डिग्री रहेगा कोई शक नहीं। ये कोई एक्स एंगल गिवन है, ये कोई वाई एंगल गिवन है, वाई एंगल गिवन है। तो क्वेश्चन अगर हमसे कभी एक्स पे पूछता है कि भाई बताओ, देखना एक्स वाले के लिए हम वाइट से बात करेंगे और वाई के लिए हम स्काई ब्लू से। तो कभी तुमसे पूछ दे कि साइन एक्स की वैल्यू बताओ, साइन एक्स डिग्री की वैल्यू बताओ। साइन एक्स डिग्री की वैल्यू का क्या मतलब हो गया कि हमें इसका परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस बताना है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस की वैल्यू बतानी है। तो मैंने हमें तुम्हें एक बात बताया कि हाइपोटेनस भाई चाहे कुछ भी हो जाए हाइपोटेनस एक ही होगा, जो सबसे बड़ी वाली लेंथ और सबसे बड़ी वाली लेंथ एक ही होती है, तो ये होगा हाइपोटेनस। ये तो 100% फिक्स है। और 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 मैंने एक चीज बताई थी, कभी भी हमें ये देखना है कि किसके एंगल के बारे में पूछ रहा है। यहाँ पे एंगल x दिया हुआ है यानी हमें एंगल x के रिस्पेक्ट में बताना है। तो यहाँ पे एंगल x के सामने वाली लेंथ क्या होगी परपेंडिकुलर होगी। तो एंगल x के सामने वाली लेंथ क्या है, ये वाली लेंथ है, तो ये यहाँ पे इसके लिए परपेंडिकुलर हो जाएगी। ओके ये परपेंडिकुलर हो जाएगी। और इस वाली लेंथ की वैल्यू मान लो कुछ क्या दे रखी है, इस वाली वैल्यू की लेंथ दे रखी है 4, इस वाली की दे रखी है 5, इस वाली की दे रखी है 3। तो ये क्या हो जाएगा हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर होगा क्या, नहीं गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा भाई। इसका ये नहीं भाई, ध्यान से देखना भाई परपेंडिकुलर कहाँ है और हाइपोटेनस कहाँ है। तो ये हो जाएगा 4/5। उसी तरीके से कभी को क्वेश्चन पूछ देता है कि भाई साइन वाई बताओ क्या होगा। देखना साइन वाई, साइन का क्या होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, तो यहीं पे ये भी होगा सेम। अब हमें y के रिस्पेक्ट में पूछा है तो हाइपोटेनस तो हमेशा एक ही होगा भाई, यही होगा ठीक है, हाइपोटेनस तो हमेशा एक ही होगा। अब बचा भाई इसमें परपेंडिकुलर क्या होगा, क्वेश्चन तो ये होए कि परपेंडिकुलर क्या होए, पर इसका एक बढ़िया सोल्यूशन होए कि सामने वाली जो लाइन होए, एंगल के सामने वाली जो लाइन होए वही उसका परपेंडिकुलर होए। तो इसके सामने वाली लाइन कौन होए, दिस वाली लाइन होए, यानी जो 3 हो गया हमारा क्या हो गया परपेंडिकुलर हो गया, यानी हो गया 3/5। तो परपेंडिकुलर कैसे देखते हैं ये मैंने बता दिया भाई, उसी तरीके से भाई, उसी तरीके से सेम तरीके। अच्छा चलो इसको मिटाते नहीं है, रहने देते हैं ऐसे ठीक है। ऐसे ही यहाँ भी करना है, साइन 37 पूछा है बताओ ना, साइन 37
साइन 37 में क्या करना है भाई? साइन 37 मतलब परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या होगा? साइन 37 के सामने वाली लेंथ क्या है? ये वाली लेंथ है क्या? तो यही परपेंडिकुलर हो जाएगा इसके लिए। तो इसकी वैल्यू 3 होगी और हाइपोटेनस तो हमेशा 5 होगा। बड़ी वाली लेंथ, बड़ा वाला नंबर 5। बस खत्म कहानी। तो क्वेश्चन ये है, तो मैंने ये ट्रिक क्यों बताया था? छोटे के सामने छोटा, बड़े के सामने बड़ा। कुछ लोगों को मेरी बात नहीं समझ में आई होगी, मैंने जो अभी बात बताई ना, कुछ लोगों को नहीं समझ में आई होगी। सॉरी, माइक गिर गया। कुछ लोगों को नहीं समझ में आई होगी, तो उनके लिए ये हमारा क्या था, ट्रिक था। छोटे के सामने छोटा, बड़े के सामने बड़ा। तो वो भी मैं बता दे रहा हूँ वो ट्रिक कैसे काम करेगा। छोटे के सामने छोटा, बड़े के सामने बड़ा का क्या मतलब है? सबसे छोटा एंगल कौन सा है हमारा? 37 डिग्री। बड़ा एंगल कौन सा हमारा? 53 डिग्री। ध्यान से देखना, कभी को अगर हमारा बात कर देता है कि 37 डिग्री के बारे में, मतलब साइन 37 डिग्री के बारे में, एक ही चीज़ को मैं बार बार क्यों बता रहा हूँ, तुमको समझ में आया भाई? बस, और कोई हमारा वो मोटिव नहीं है। कभी को बोल देता है कि भाई हमारा साइन 37 डिग्री है, इसकी वैल्यू बता। इसकी वैल्यू बता दे भाई, इसकी वैल्यू बता दे। तो एक चीज़ हमेशा याद रखना। क्या याद रखना? इसको थोड़ा सा बड़ा बनाए क्या हम लोग? छोटा लग रहा है। काम करते हैं हम लोग, इसी को छोटा कर लेते हैं। ये देखो, साइन 37 डिग्री पूछी हुई है, तो सबसे पहली बात, साइन 37 डिग्री तो हाइपोटेनस तो हमेशा 5 ही होगा, कोई शक नहीं है इसमें। लेकिन इस केस में परपेंडिकुलर क्या होगा? साइन 37 डिग्री के सामने वाली लेंथ को हम परपेंडिकुलर बोलते हैं सर। सामने वाली, सॉरी, 37 डिग्री के सामने वाली लेंथ को हम परपेंडिकुलर बोलते हैं। ठीक है, अब ट्रिक के हिसाब से यहाँ पे देखो कैसे भरेंगे। 37 छोटा है कि बड़ा है? छोटा है। ट्रिक क्या था? छोटे के सामने छोटा। तो छोटे के सामने छोटा, 5 तो हमारा हमेशा हाइपोटेनस होगा। अब 3 और 4 में छोटा कौन है? 3 छोटा है, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। और ये क्या हो गया? परपेंडिकुलर। तो बेस क्या हो जाएगा हमारा? बेस सिंपल है, 4 होगा। मतलब छोटे वाले एंगल के साथ छोटा वाला नंबर आएगा। 5 को तो फिक्स कर लो भाई, 5 हमेशा हाइपोटेनस ही होगा। उसी तरीके से बड़े वाले एंगल की बात कर लेते हैं हम लोग। जस्ट लाइक दैट, कि यहाँ पे एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। अभी बात कर रहा है किससे? 53 डिग्री के। 53 डिग्री का बताओ भैया, क्या होगा, क्या सीन है 53 डिग्री में? कौन सा हाइपोटेनस होगा, क्या उसको परपेंडिकुलर होगा, कौन सा बेस होगा? तो हाइपोटेनस तो हमेशा यही वाली लेंथ होगी, 5 होगी। है अब क्वेश्चन ये है कि ये बड़ा है कि छोटा है? 37 और 53 में बड़ा कौन है? 53 बड़ा है। 3 और 4 में बड़ा कौन है? 4 बड़ा है। तो 53 डिग्री के सामने वाली लेंथ ये है, ये परपेंडिकुलर होगी, परपेंडिकुलर होगी। छोटे के सामने छोटा, बड़े के सामने बड़ा, तो बड़े के सामने में बड़ा आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो इस केस में ये वाली जो लेंथ होगी वो 4 होगी और नीचे वाली लेंथ हमारी 3 होगी। क्वेश्चन कैसे पूछेगा वो अब मैं पूछूंगा, तुम बताओगे। फटाफट से बता दीजिए भाई। साइन नहीं, इस बार साइन नहीं, साइन से हम लोग बहुत खेल लिया। टेन बताओ। टेन 53 डिग्री की वैल्यू बता दियो भाई। टेन 53 डिग्री की वैल्यू बता दियो। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि टेन होता क्या है सर। टेन क्या होता है हमारा? व्हाट डू यू मीन बाई टेन? व्हाट डू यू थिंक बाई टेन? टेन इज अ परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी हमें परपेंडिकुलर बाई बेस बताना है। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन पूछ दे तो सबसे पहले हम अपना ट्रायंगल बनाएंगे। अपना जो ट्रायंगल ट्रिक है, ये ट्रायंगल ट्रिक है भाई। मैंने बोला था ना इसमें काफ़ी सारे ट्रिक बताऊंगा, तो यही ट्रिक है। सुनो, पहला ट्रिक तुम्हारे सामने है। बेसिक मैथमेटिक्स में उतना ट्रिक तो नहीं बताऊंगा, लेकिन फिर भी बताऊंगा। ये हमारी पहली ट्रिक। और ऐसे ट्रिक का मैं एक नामकरण करता हूँ, पीपीएलटी। जब भी मैं बोलूँ पीपीएलटी, इसका मतलब बहुत भयंकर वाला ट्रिक है। पहले वाले पी का मतलब नहीं बताऊंगा मैं, दूसरे वाले पी का मतलब बताऊंगा। फिजिक्स लेजेंडरी ट्रिक्स, इस नाम का मैंने अभी नामकरण किया है, फिजिक्स लेजेंडरी ट्रिक्स, पीपीएलटी। चलो भाई, बढ़िया भाई, अपना भी एक नाम रहेगा, पीपीएलटी, फिजिक्स लेजेंडरी ट्रिक्स। पहले पी का मतलब मैं नहीं बताऊंगा भाई, बाद में बताऊंगा। तो 53 डिग्री परपेंडिकुलर बाई बेस, यहाँ पे मान लो हम यहाँ पे ले लेते हैं 53 डिग्री। तो कुछ लोग सोचते हैं यार ऊपर क्यों नहीं एंगल ले रहे हो? लो भाई, मैं ऊपर ही एंगल ले रहा हूँ। यहाँ पे इस बार मैं एंगल लेता हूँ 53 डिग्री।
कुछ बदलेगा क्या? कुछ घंटा नहीं बदलेगा, ये हमेशा 5 होगा। क्यों? क्योंकि ये हाइपोटेनस है। अब क्वेश्चन ये परपेंडिकुलर क्या होगा? ये एंगल के सामने वाली लेंथ हमारी परपेंडिकुलर होगी, ये परपेंडिकुलर होगा सर, ये परपेंडिकुलर होगा। लेकिन 37 छोटा है, 53 बड़ा है, ये तो पता है ना। हमेशा इन्हीं दोनों पे सवाल पूछेगा, नहीं तो टेबल के अंदर से पूछेगा। तो टेबल के अंदर से तो कर ही लोगे, नहीं तो या तो 37 से पूछेगा या तो 53 से पूछेगा। तो 53 हमारा बड़ा है, तो बड़े के सामने बड़ा आएगा। और बड़ा कौन सा है? 3 और 4 में बड़ा कौन नंबर है? 4 है, तो 4 यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा। खत्म कहानी। परपेंडिकुलर बाई बेस है, ये इसका परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेनस है। तो परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर, व्हाट इज द परपेंडिकुलर? 4/3। लेट्स गो। ऐसे ही क्वेश्चन को फाइंड करना है, ऐसे हमें आंसर आ जाएगा। उसी तरीके से कॉस के बारे में भी देखते हैं। कॉस 37 डिग्री क्या हुई करी? अभी भाई बहुत इजी इजी यार। अब क्या चाहते हो? मतलब तुम चाहते क्या हो? इतना इजी तो ट्रिक बता रहा हूँ यार, कॉस का नहीं बता पाओगे क्या भाई? बेस बाई हाइपोटेनस होता है कॉस, राइट। कॉस 37 है ना। ट्रायंगल फटाफट से ड्रॉ कर दो, अपने पीपीएलटी ट्रिक को फॉलो करो, फटाफट से ट्रायंगल ड्रॉ करो, कुछ मत करो, ट्रायंगल ड्रॉ करो। ये 90 डिग्री होगा हमेशा, इसमें तो कुछ बदलाव ही नहीं है। और ये हमारा हमेशा हाइपोटेनस होगा, तो ये 5 होगा। बात किसकी कर रहे हैं? 37 डिग्री की, तो ये हो जाएगा 37 डिग्री। 37 छोटा है, और छोटे के सामने वाली लेंथ परपेंडिकुलर होती है, तो परपेंडिकुलर हमारा क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। बढ़िया। 3 क्यों होगा? क्यों? क्योंकि 37 हमारा छोटा है, छोटे के सामने छोटा, तो 3 आ जाएगा यहाँ पे, और इधर 4 आ जाएगा। 4 हमारा क्या होगा? बेस होगा। क्वेश्चन आंसर क्या आएगा हमारा? बेस बाई हाइपोटेनस, यानी क्या आ जाएगा सर? 4/5। ऐसे करके हमें क्वेश्चन को फाइंड करना है सर। बहुत इजी थी, ट्रिक्स थे, मैंने ट्रिक्स को कुछ बताया है। 1 सेकंड रुकना जरा। तो भाई उम्मीद है समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। आज तुमको काम क्या है? होमवर्क क्या है भाई? होमवर्क, होमवर्क, होमवर्क। HW, वेयर इज माई HW? टेबल और ट्रेंडिंग एंगल को रटना है, चाहे कुछ भी हो जाए। नेक्स्ट लेक्चर में सब कुछ तुमको पता होना चाहिए। अभी थैंक यू नहीं बे, सब कुछ पता होना चाहिए। ये वाली टेबल और ये ट्रेंडिंग एंगल हमें पता होना चाहिए, बस भाई। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय यार। चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना अगर तुम अभी तक बने हुए हो तो। थैंक यू सो मच। मैं ऐसे डिटेल में, काफ़ी सारे डिटेल में लेक्चर लेके आऊँगा, और पूरे के पूरे फिजिक्स के लास्ट तक लेक्चर लेके आऊँगा। और तुम्हें इसको बस फॉलो करते रहना है। देखो यार, अगर तुम्हें डिटेल में चाहिए, तुम्हें अच्छा कंटेंट चाहिए, तुम्हें क्वालिटी का कंटेंट चाहिए, चाहते हो कि कैलकुलेशन में डिटेल में करूँ, सब कुछ डिटेल में करूँ, तो तुमको टाइम देना पड़ेगा भाई। दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। तुम सिर्फ मेरे लेक्चर्स को देखो। हाँ, बाकी एक ट्रिक को और बताना था ना मुझे, टेबल कैसे याद करना है, तो वो लास्ट ट्रिक मैं बता दूं। लास्ट ट्रिक देखो, सुनो। इसको टेबल को अपने कॉपी के पहले पेज पे नोट कर लो, और कम से कम शायद 365 दिन का दिन है, 200 दिन तो तुम फिजिक्स पढ़ोगे कम से कम। जब भी तुम फिजिक्स पढ़ रहे हो और फिजिक्स पढ़ के तुम फिजिक्स की कॉपी बंद करने वाले हो ना, तो पहला पन्ना खोलो और इस टेबल को एक बार पढ़ लो। 5 मिनट समय निकालो, इस टेबल को पढ़ो लास्ट में ही। क्यों? क्योंकि अगर शुरुआती में पढ़ोगे तो तुम्हारे दिमाग में वही चलता रहेगा, तुम कंसंट्रेट नहीं कर पाओगे, इसीलिए लास्ट में पढ़ना। ऐसे ही मैंने किया था, तो मुझे तो 2 महीने में याद हो गया यार। क्या 3 4 5 महीने से 5 मिनट बैठ के कर नहीं सकते? कैसे करोगे? ध्यान से देखना। cos 30, ऐसे देखो मैं बता रहा हूँ ना कैसे। सबसे पहले मैं सारा का सारा पढ़ के बता रहा हूँ, वैसे तुम्हें पढ़ना है। sin 0 0, sin 30 1/2, sin 45 1/2, sin 60 √3/2, sin 90 1, sin 120 √3/2, sin 135 1/2, sin 155 सॉरी sin 150 सॉरी भाई 1/2, sin 180 0। उसी तरीके से पढ़ना है। मान लो मैं 10 का पढ़ता हूँ, tan 0 0, tan 30 1/√3, tan 45 1, tan 60 √3, tan 90 नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड मतलब 1/0, इतना समझ सकते हो ना। या फिर डायरेक्ट tan 90 1/0। नॉट डिफाइंड की जगह 1/0 भी लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नॉट डिफाइंड लिखना होता है यार। ठीक है सर, क्वेश्चन में अगर आंसर आ जाए कभी 1/0 तो हमें वहाँ पे नॉट डिफाइंड लिखना होता है। tan 120 -√3, tan 135, या फिर ऐसे भी याद कर सकते हो। मैंने कैसे याद किया, ध्यान से सुनो।
साइन का तो मैंने वैसे याद किया जैसे मैंने बोला, कॉस थीटा में मैंने कैसे याद किया था, कॉस 0 1, कॉस 30 रूट 3 बाई 2, कॉस 45 1 बाई रूट 2, कॉस 60 1 बाई 2, कॉस 90 0। अब कॉस 90 के जस्ट आगे बढ़ रहा हूँ तो मैं ऐसे ही लर्न कर रहा हूँ, कॉस 120 1 बाई 2, कॉस 135 1 बाई रूट 2, कॉस 150 रूट 3 बाई 2, कॉस 180 1। लेकिन मैं उसके आगे बस क्वेश्चन, अब भाई तुम ऐसे रट, तुम्हें ऐसे वाइवा थोड़ी ना होगा कि तुमसे कोई पूछ देगा भाई कि तू बता कॉस 60 की वैल्यू बता, कॉस 150 की वैल्यू बता, कॉपी में ही लिखोगे ना। तो कभी भी 90 डिग्री के आगे बढ़ना तो कॉस और टेन में बस माइनस लगाना है। तो ऐसे तुम याद कर सकते हो, केवल एक बार पढ़ना होता है, बस एक बार पढ़ना होता है, याद नहीं करना। बस ऐसे आंख बंद करके धड़ धड़ पढ़ दो भाई। भाई अगर तुम इसको 20 बार भी पढ़ लोगे ना तो याद हो जाएगा। बाकी मैं अभी एक और चीज़ बताने वाला हूँ, इतने सब कुछ करना है। बाकी मैं इसमें क्वेश्चन भी कराऊंगा, सबसे बाद एमटीजी के सॉल्यूशंस भी लाऊंगा चैप्टर खत्म होने के बाद। फिलहाल बेसिक मैथमेटिक्स का तो कोई एमटीजी नहीं होगा, लेकिन जब फिजिक्स स्टार्ट होगा तो मैं एमटीजी के भी सॉल्यूशंस लेके आऊँगा। और वन शॉट भी आएगा माइंड मैप, जिससे कि रिवीजन होता है ना भाई, उसी तरीके से। ठीक है। बाकी मैं एक ऐसे बुक का नाम बताने वाला हूँ जो तुमको फॉलो करना होगा मेरे अलावा और किसी भी चीज़ की नहीं, वो भी पीडीएफ फ्री में भाई। जो आईआईटी वाले लोग हैं, जो मैथमेटिक्स वाले लोग हैं, वो एससी वर्मा को फॉलो करेंगे। फॉर मैथ्स। और जो नीट वाले हैं वो एररलेस फिजिक्स को फॉलो करेंगे। देखो एससी वर्मा और जो एससी वर्मा का है ना, पूरा का पूरा बुक लेने की जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है। कॉन्सेप्ट तो मैं इतना डिटेल में बता दूंगा कि एससी वर्मा की जरूरत ही नहीं है, बस उसके क्वेश्चंस को फॉलो सॉल्व करना है। क्वेश्चंस कहाँ मिलेंगे, एक प्ले स्टोर पे ऐप है एनसीईआरटी बुक्स करके, जाना थोड़ा। एनसीईआरटी है अपनी, एनसीईआरटी दूसरा और एनसीईआरटी बुक्स दूसरा है। बाकी नीट वाले चाहें तो भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, और ये मैथ वाले भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, बस थोड़ा सा मतलब लेवल दूसरा होता है। ठीक है। तो एनसीईआरटी बुक्स करके एक ऐप है जिसमें रेड कलर का आइकन होगा, रेड कलर का। ठीक है भाई, रेड कलर का ऐसा आइकन होगा जिसमें एनसीईआरटी लिखा होगा। और ये भाई एररलेस वाले सुनो ध्यान से, क्या करना है, गूगल पे चले जाना और सर्च करना है एररलेस फिजिक्स क्लास 11 12 पीडीएफ। तुमको पूरा का पूरा बुक ही मिल जाएगा, कॉन्सेप्ट के साथ मिलेगा। और अगर ये ना कर सको तो प्ले स्टोर पर सर्च करना, क्या प्ले स्टोर पे एररलेस फिजिक्स, बस तुमको पूरा का पूरा किताब का मिल जाएगा। जल्दी करना, पता चला वो स्ट्राइक मार दी सब तो दिक्कत हो जाएगा। मैंने तो डाउनलोड करके रख लिया भाई, तुम ना कर लेना। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।